ओके तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन, है ना। तो इन्वेस्टिंग का सेशन अभी लास्ट 10 दिन से अपना शेड्यूल था, बट कुछ ना कुछ उस दिन आ गया था, सो हैंड्स थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा। बट सिंस ये इतना टाइम सेंसिटिव टॉपिक नहीं है ना, दैट्स वाई थोड़ा सा इसमें मोर ऑफ अ लेट्स इट्स अ लॉन्गर टर्म गेन के लिए यहाँ पे ये है। तो इट्स मार्केट के जो साइकिल्स है वो हमें समझने हैं, और इन्वेस्टिंग की साइकिल्स मंथ्स में नहीं होते, ईयर्स में होते हैं ना। तो वो भी हमें एक तरीके से कैसे होता है, क्या है, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू दिस इन्वेस्टिंग टॉपिक। तो कोई भी मार्केट होता है, आई होप यू गाइस अटेंड द लाइव सेशन टुडे। तो कोई भी अपना एक मार्केट होता है, तो हर एक मार्केट के इन्वेस्टिंग आपको करना है तो आपके लिए टाइम फ्रेम सीधा वीकली हो जाता है, राइट। उसके नीचे का टाइम फ्रेम इन्वेस्टर्स के लिए उतना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम उनका होल्डिंग पीरियड मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ से 1 ईयर तक एक होता है, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ एक मार्केट साइकिल मल्टी ईयर्स के लिए भी हो सकता है, या 1 साल में भी वो टारगेट आ सकता है। बट उसके क्या रीज़न्स होते हैं और क्या है, तो वो हमें एक तरीके से समझना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, है ना, कि जो रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अगर इफ़ यू आर काइंड ऑफ डेफिनेटली ट्रेडिंग में जो होता है रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आर द हाईएस्ट, राइट। नो वन कैन बीट द रिटर्न्स दैट हैव बीन मेड इन द ट्रेडिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड। अब सेकेंड जो होता है इन्वेस्टिंग में आप जब जाओगे तो 2 तरीके के होते हैं इन्वेस्टिंग। वन इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है, और दूसरा होता है नॉर्मल, जो अपने आप ऑलरेडी जिसका वैल्यू मिल चुका है मार्केट में, जैसे आप यू कैन से द मिड कैप्स, लार्ज कैप्स विच आर ऑलरेडी ट्रेडेड एंड काफ़ी उनको वॉल्यूम अच्छा है एंड मार्केट हैज़ गिवन देम रिकॉग्निशन, राइट। तो एक वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू मार्केट में एक तरीके से हिडन होती है, ठीक है। और दूसरा जो होता है इट इज़ काइंड ऑफ आपका जो होता है वो होता है ग्रोथ ड्रिवन, राइट। डिफरेंस दोनों में ये है ना। डिफरेंस ये है कि वैल्यू मतलब वो कंपनीज है, जैसे कि समझ लीजिए आज कोई ऐसी कंपनी अभी मार्केट में ट्रेड कर रही है तो शायद 20-25 रुपये की होगी, बट उसका अगले 5 ईयर्स 10 ईयर्स में वो शायद जा सकती है 500, 600, 700 में भी जा सकती है। उसकी वैल्यू अभी हिडन है, वो 20-25 में अभी इसीलिए ट्रेड कर रही है कि काइंड ऑफ उसका बिग प्लेयर जो है उनका एक्सपोजर उसमें हुआ नहीं है। ग्रोथ ड्रिवन मतलब एक तरीके से उनका वैल्यू ऑलरेडी मोर और लेस मार्केट को पता है, एंड अभी जो है दे आर काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन ग्रोथ। जैसे कि आप कंपेयर करोगे टाटा मोटर्स और मारुति, तो मार्केट मारुति को ज़्यादा वैल्यूएशन देगा कंपेयर टू टाटा मोटर्स। रीज़न ये रहता है क्योंकि वो एक काइंड ऑफ उसकी ग्रोथ रेट भी, उसका जो वॉल्यूम है, ग्रोथ रेट है, वो रिलेटिवली नंबर वाइज, परसेंटेज वाइज हर चीज़ नहीं होती है, नंबर वाइज मार्केट लीडर है, तो उसको प्रीमियम डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म करेगा, अभी जैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिकली और उसमें, तो डेफिनेटली उसको भी वैल्यूएशन बढ़ेगा क्योंकि मार्केट शेयर उसका बढ़ रहा है ना। तो वैल्यू ड्रिवन मतलब एक तरीके से उसका मार्केट शेयर अभी है नहीं उतना, हिडन है वो, इसलिए मार्केट शेयर नहीं। जब मार्केट शेयर हो जाएगा तो सबको ही पता चल जाएगा। अब जब मार्केट शेयर उसका हो जाता है तो वो ग्रोथ ड्रिवन हो जाता है। मतलब अब डिपेंड करता है कि मार्केट में ये 15 बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनमें से जो मार्केट शेयर ज़्यादा मतलब गेन करेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में, वो मैटर करता है। जैसे कि अभी आप देखोगे कि बहुत सारी टेक कंपनीज़ है ना, तो टेक कंपनीज लास्ट 20-25 ईयर्स से डोमिनेट कर रही है 1995 ऑनवर्ड्स। उसका रीज़न वो है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई है ना, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये भी एक डेफिनेटली किसी ना किसी टेक फर्म ने डेवलप किया है, जो इंटरफेस है जो एक तरीके से है। तो बहुत सारा काम जो मैनुअल वर्क था वो भी ऑटोमेट हो गया, तो इसलिए 25 ईयर्स से टेक फर्म्स हैव बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स उन्होंने दिए है कंपैरेटिवली, राइट। एंड बाकी जो एवरग्रीन सेक्टर्स होते हैं, एवरग्रीन मतलब वो हमेशा ग्रोथ आएंगे। जो बैंकिंग सेक्टर है उसको ग्रो होना ही होना है, वो आपको कुछ नहीं, आपको उसमें मार्केट में लोन्स लेने ही पड़ेंगे लोगों को इंडस्ट्रीज़ ग्रो करने के लिए, क्योंकि
इकोनॉमी उसी में चलेगी और गवर्नमेंट्स उसी से पैसा कमाएंगे, है ना। तो कुछ कुछ एवरग्रीन इंडस्ट्रीज़ होती है जो आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स उनको चलना ही पड़ेगा, है ना। सब ऑटोमेट नहीं कर सकते ना, कपड़ा तो हमें चाहिए, चप्पल चाहिए, जो भी चीज़ है। तो ऐसे एवरग्रीन फर्म्स है जो आज से 100-150 साल बाद भी मोर और लेस एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बट मोर और लेस दे विल एग्जिस्ट। अब जब हम रिटर्न्स कंपैरिजन करते हैं तो ट्रेडिंग का जो रिटर्न होता है, और ट्रेडिंग का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करोगे इफ़ यू आर डूइंग इंट्राडे, तो इट कैन डेफिनेटली गो बेस्ड ऑन द स्किल और आप कितना उसको ट्रेड करते हो। तो उसमें भी इंट्राडे आपका जो होता है, तो उसका टारगेट आपका एटलीस्ट रहता है कि अराउंड 100 से 500% भी आप रिटर्न्स ईयरली उसमें अर्न कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अ स्किल बेस्ड प्रोफेशन। एंड इंट्राडे मतलब आपके पास ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है और अच्छे सेटअप्स है, 1-2 सेटअप्स अगर हम मान के चले एंड वही ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे डजंट मीन कि आप 10-12 सेटअप्स ट्रेड कर रहे हो। तो हर चीज़ एक डिफाइंड होनी चाहिए कि आप मार्केट में क्या कर रहे हो। सेकेंड जो होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग, और स्विंग ट्रेडिंग जो है, स्विंग ट्रेडिंग भी इसी रेंज में आता है 100 से 500%, बिकॉज आपको एक तरीके से मार्केट में इफ़ अगर वो ईयर अच्छा रहा, ट्रेंडिंग रहा या साइडवेज भी रहा, आपने पोजीशंस मैनेज करी अच्छे से, तो उतना वो रिटर्न दे सकता है। दोनों में बस वही है कि यस, आपको वहाँ पे स्किल बेस्ड रहेगा, थोड़ा थोड़ा बीच में अगर ड्रॉ डाउन्स भी आ सकते हैं, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा मैटर करेगा उसमें कैसे। नेक्स्ट आता है फिर ट्रेडिंग में अपने हेज सिस्टम्स, जैसे रेशियो स्प्रेड्स आप देखते हो वो हम बनाते हैं, क्या है उसका जो रिटर्न का है वो मतलब मोर और लेस ज़्यादा सरदर्द वाली चीज़ें नहीं है। आपको वहाँ पे उसमें अगर अर्न करना है तो फिर मार्केट में यू डोंट हैव टू पे टू मच ऑफ अटेंशन, है ना। आपका वीकली या मंथली आपका होता है कि अराउंड 3 to 5% अगर मंथली मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तो सब 30 to 70% उसका आपका रहता है। तो इंट्राडे सबसे लीड करता है, फिर स्विंग एंड हेज, क्योंकि इंट्राडे में लेवरेज भी मिलता है, स्विंग में आपको लेवरेज नहीं मिलेगा। हेज सिस्टम्स में आपको भी लेवरेज, क्योंकि एक्सचेंज पूरा मार्जिन मांगता है आपसे। इंट्राडे में आपको 5 times लेवरेज मिलता है, तो वो भी वहाँ पे एक तरीके से बाजी मारता है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि साल में जो टोटल ट्रेडिंग डेज़ होते हैं, है ना, अगर हम माने कि 300 टोटल ट्रेडिंग 250 अराउंड ट्रेडिंग डेज़ है हमारे पास, है ना, कि 20 ट्रेडिंग डे पर मंथ और 250 ट्रेडिंग डेज। तो 250 ट्रेडिंग डेज में से 2 ही सिस्टम एग्जीक्यूट करना कंसिस्टेंटली एंड आपको हर दिन मार्केट में प्रेजेंट रहना, वो भी एक चैलेंज है ना। इसीलिए जैसे जैसे ट्रेडर का कैपिटल बढ़ता है, ये जो इंट्राडे का कंपोनेंट है थोड़ा रिड्यूस होते रहता है, बिकॉज अब वो ग्रीड पे है। अब आपका कैपिटल अगर 1 CR प्लस जा रहा है, तो टू लीड अ गुड लाइफ अगर आप 3-4 लाख भी प्रॉफिट महीने का कमा रहे हो तो भी वो आपके लिए सफिशेंट है टू लीड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इट डिपेंड्स, किसी को 10 लाख भी कम पड़ते हैं, किसी को 1 करोड़ भी कम पड़ते हैं। वो आपका आउटलुक है या जिसका है, जिसको एक तरीके से कैसे करना है। तो कभी भी एक आपने ट्रेडर की जर्नी दिखी होगी तो कैपिटल बिल्डिंग स्टेज में डेफिनेटली इंट्राडे स्विंग ज़्यादा करेगा और बाद में वो हेज सिस्टम से इन्वेस्टिंग में मूव ऑन होता है। जो भी आप वैसे देखो जो आपके राकेश झुंझुनवाला हो गए या दवानी वगैरह या जो भी हो गए, वो भी एक तरीके से इनिशियल फेजेस में ट्रेडर्स ही रहे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कंपनीज शिफ्ट की है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी का स्टेक अभी तक रखा है, बहुत सारी कंपनीज चेंज की है, इस कंपनी में प्रॉफिट हुआ निकाल के दूसरे में किया, तो वो मोर ऑफ काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग ही एक तरीके से। तो इन्वेस्टिंग भी एक पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग है, बस वो बहुत लॉन्गर टर्म है, उसका साइकिल बहुत बड़ा है। ट्रेडिंग का साइकिल हमारा छोटा होता है। तो इन्वेस्टिंग का हमारा अब क्या है, अब 30 to 70% आप देखो हर अब जो रिटर्न्स है वो फॉल होते जा रहे हैं। इन्वेस्टिंग में हमारा जनरली जो एक्सपेक्टेशन होता है CAGR 12 से 20%, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। अब जो अपर ब्रैकेट है ये एवरेज है, ये चीज़ रखना एवरेज है। ये हर चीज़ में नहीं एक्सपेक्ट करना है कि आपको हर साल उतना मिलेगा। इंट्राडे में हो सकता है किसी साल आपको 50% 40% भी मिले, अगले साल वो 200% हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है कि काइंड ऑफ हाउ द सिस्टम परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर ईयर, वो बहुत मैटर करता है। स्विंग में भी अराउंड 100 से 500% जो एक वो रहता है, तो वो भी किसी मंथ किसी ईयर आपको 30-40% मिलेगा, किसी ईयर आपको 150% में मिल सकता है। एवरेज आपका वहाँ पे 70-80% प्लस वहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो मेन है कि हाउ यू डिप्लॉय द कैपिटल। और आप क्या स्विंग में भी ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल पोजीशंस ले रहे हो हर जगह, मैटर वो भी करता है कि आप जो पोजीशंस
वट एवर यू आर टेकिंग, राइट, इट शुड बी ऑल्सो फोकस्ड, मतलब आपके लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पे, क्योंकि एंड उसके भी रूल्स होते हैं, है ना। विक्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कोई ऐसा इवेंट आ रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप्स हो रहा है, तो स्विंग आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा, या फिर अगेन आपको वहाँ पे ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पर रिस्क, मैक्सिमम रिस्क डिफाइंड है। अगर मार्केट अपर लोअर सर्किट कुछ भी मार रहा है तो भी मैक्सिमम रिस्क डिफाइंड है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि हर मंथ आपको उतना रिटर्न आएगा। तो मेन चीज़ जो है कि अल्टीमेटली इंट्राडे स्विंग इनिशियली जो 4-5 ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग करियर होते हैं, काफ़ी जिनका कैपिटल जब बिल्ड करने का रहता है, तो मैक्सिमम फोकस यहाँ पे है। तो मेरा भी फोकस इनिशियली जब मैंने प्रॉपरली अच्छे स्टार्ट किया 2015 अराउंड, तब ये 2 ही मैं करता था। हेल्थ सिस्टम्स क्या होते हैं वो मुझे पता भी नहीं था, और ये सब बस वही था कि ये बनता भी है, होता भी है, ये कुछ आइडिया नहीं था। राइट, तो 2017-18 से ऑनवर्ड्स ये सब चीज़ें समझने लगी, जब आपको पता चला कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में कर सकते हो। राइट, तो हेल्थ सिस्टम जो होते हैं वो एक तरीके से उसको बोलेंगे कि डायरेक्शन ड्रिवन नहीं होते। मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी कर रहा है तो भी आपका रहता है कि आप जो वॉलेटिलिटी आती है, जो प्रीमियम डिफरेंशियल होता है ऑप्शंस में, वीकली ऑप्शंस, मंथली ऑप्शंस, उसमें आप फ़ायदा उठाते हो। राइट, तो मेरे हेल्थ सिस्टम्स 2 मेरे फेवरेट है, जो आप देखते भी होंगे, लाइव सेशन में डालता हूँ अभी, रेशियोज़ और कैलेंडर्स हम पहले ज़्यादा करते थे, बट अभी कैलेंडर्स के लिए विक्स जब गिर गया था और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत बड़ा रेंज अगर मार्केट जा रहा है तो कैलेंडर्स के लिए वो इतना अच्छा नहीं है, वो रेशोज़ के लिए अच्छा है। और बहुत छोटा रेंज अगर मार्केट जा रहा है तो वो रेशोज़ के लिए उतना अच्छा नहीं, वो कैलेंडर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि डीके उतना उसको मिलेगा। तो दोनों जो सिस्टम्स हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट क्या है, लॉ ऑफ एवरेजेस रहता है। अभी हमने जो रेशो सिस्टम्स भी है उसको भी अगर हम देखेंगे, अगर हम लाइव मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस डालते ही रहता हूँ। राइट, तो रेशियो परफॉर्मेंस मे का हमने डाला था, तो अराउंड मे का ROI अपना +0.5% निकला था। तो टोटल जो है अराउंड ये जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई 5 मंथ्स हो गए, तो 7%, 8%, 10%, 5.2% और +7.5, सब प्लस है ना। ये डैश डाला है तो शायद वो माइनस लग रहा है, बट प्लस सब है। तो अराउंड ऑन एन एवरेज 6% पकड़ लो आप, मोर और लेस, उतना चल रहा है। और सबसे बेस्ट चीज़ है ना, जो लोग मिस करते हैं, है ना, अभी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाई एक जो बिग पीपल है या जो बड़े लोग हैं, वो लोग क्या मतलब कंपाउंडिंग का कैसे बेनिफिट लेते हैं, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एक कैलकुलेटर समझ में आना चाहिए मनी कंट्रोल पे कंपाउंडिंग का। तो एक सिंपल टर्म्स में हम देखेंगे, लेट से आपके पास एक 5 लाख, हम एक बेसिक ले लेते है ना, 5 लाख एक है, रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर रहे हो, आपने 5 लाख से चालू किया, उसने आपने एक स्टार्ट किया और 10 साल का पीरियड है, आप एक सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहे हो, है ना। जैसे रेशियोज़ का लोअर एंड जो आपको देता है वो 30-40% देता है ऑप्शंस में। कोई भी एक सिस्टम आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, पूरे चार्जेस निकाल के चलो उसको 25% भी कर दिया, है ना, और आपका है, और एनुअली 25% है, ठीक है। इसको आपने कैलकुलेट कर लिया, तो 5 लाख का कैपिटल विद इन 10 ईयर्स इट बिकम्स 45 lakhs, राइट। दैट इज़ हाउ वेल्थ। आप जब ये इन लोगों का देखोगे, इन लोगों ने CAGR जो इनका होता है, अगर वॉरेन बफे वगैरह उनका देखोगे, है ना, तो आप उनका रिटर्न्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ना। अब आप देखोगे कि एक तरीके से अगर उनका 9.62% कंपाउंड एनुअल रिटर्न, 9.62% कंपाउंड, और 30 साल। अब 9, अगर एक 5 lakhs में हम लोग एक 9.62% एक लगा के चले, राइट, और ये 30 ईयर्स तक। एक एग्जांपल जस्ट आई एम गेटिंग, इसका जो वेल्थ क्रिएट हुआ है वॉरेन बफे, आप ये सब देखोगे तो उनका लास्ट जो 15-20 साल है उसी में उनका कवर हुआ। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 5 lakhs बिकम्स इन 30 ईयर्स 78 lakhs। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें, तो आपको एक तरीके से अगर हम देखेंगे भी तो 78,60,000 एक करके चले, डिवाइडेड बाय 5 lakhs, राइट। तो ये
टाइम्स हो गया है इन 30 ईयर्स। 9.62 ये अपना उनका है ही, राइट, ऑप्टेन 9.62, तो हम लोग एक तरीके से वही है। और मतलब बहुत लोगों को बहुत लगता है कि एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा रिटर्न्स वॉरेन बफे ने अर्न किए हैं, 20-25% अर्न किए हैं वहाँ पे एक तरीके से, बट 9-10%। एंड किसी किसी जो साल है, अगर आप देखोगे जो वॉरेन बफे था उस फर्स्ट उतना अर्न नहीं किया, बट जब से रैली स्टार्ट हुई, राइट, लास्ट 25-30 ईयर्स से प्रॉपर रैली चला, उसके यूएस ऐसे ही थे, वहाँ पे घूम ही रहते हैं, राइट। तो वो लास्ट 30 ईयर्स में ही अटेंड वहाँ पे ही हैज़ मेड द रिटर्न्स, राइट, मैक्सिमम 10.82, 10 ईयर्स का 13%, और 30 ईयर्स का 9.62। और यूएस ने स्टॉक्स पोर्टफोलियो जो क्या उतना ही मतलब इंडेक्स के अराउंड है, थोड़ा सा बीट कर दिया होगा किसी साल या किसी इसमें, राइट। तो मोर ऑफ अ लेस जो है कि बहुत ज़्यादा बीट भी नहीं किया है, राइट, बट उनका वो है कि ही होल्ड्स, वहाँ पे कंपनीज को बेचते नहीं है, बहुत कंटिन्यूसली कंपाउंड होते रहता है, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी वेरी रिच, राइट, ही वॉज ऑलरेडी गुड रिच कैंडिडेट। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि हमें उनका बैकग्राउंड भी देखनी है। हैड अ लॉट ऑफ कैपिटल, उसके बाकी भी बिजनेसेस है, सिर्फ इन्वेस्टिंग करके नहीं, तो ही जस्ट इन्वेस्टिंग, एंड उनको वहीं पे वो होल्ड करके वहाँ पे रखा है, एंड देन ही मेड अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। एंड कांग्रेसमैन के ही मतलब ही वॉज आई थिंक अ सन ऑफ अ मतलब रियल कांग्रेसमैन, एंड ही हैड एक्सेस टू गुड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज फ्रॉम दोज पीरियड। तो हिज स्टार्ट वॉज वेरी गुड। तो अगर हम एक मान के भी चले 9%, कहीं 12% मिलेगा, जो भी चीज़ है ऊपर नीचे जितना भी है, तो एक 15 टाइम्स इन 30 ईयर्स एक जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो है 1% मेक्स अ डिफरेंस। अब 78 lakhs को 1% यू कैन सी, ये हो गया 99 lakhs। 1% ओवर अ लॉन्गर पीरियड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अ सिंगल पर्सन कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। और अगर हम एक एग्जाम्पल 25% अगर हम करके चले तो 155 lakhs बिकम 4 crore 3,90,000, 40 crore 39 lakhs 45,000, तो दिस बिकम्स 40 crores इन 5 lakhs, राइट। तो इट इज़ लाइक कि यार ये जो एनुअली है, एंड ये इतना रिटर्न्स आप कंटिन्यूसली अर्न कर रहे हैं। सो इन्वेस्टिंग किसी भी एक जो रहता है, वन जनरेशन आपको याद रखना है कि इट रिक्वायर्स फॉर बिल्डिंग ऑफ वेल्थ, है ना। जैसे कि अगर मैं एक फर्स्ट जनरेशन ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, डेफिनेटली आप ट्रेडिंग में वही चीज़ आप 150% अगर 10-15 साल 20 साल आप करोगे तो वो मतलब इट्स लाइक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट पॉसिबल नहीं होता, राइट। बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका कैपिटल जैसे जैसे बढ़ता है, आप स्केल अप करोगे, आपका कैपिटल 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR जाएगा, उतना पोजीशंस मारना, उसको मैनेज करना इमोशनली, उतना वो करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। वो मेरे साथ भी डिफ़िकल्ट, सबके साथ डिफ़िकल्ट हो। इसलिए मैं एक सिस्टम, पहले मैं एक ही सिस्टम इम्प्लीमेंट करता था आराम से, मेरे को कोई चाहिए नहीं था, बट अभी एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करना बड़े कैपिटल में बहुत बार आपको वो उतना जो है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिक लगता है कि आपको करना चाहिए, बट जब कैपिटल आपका कम होता है तो आप इतना सोचते नहीं हो डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आपको रिटर्न्स वहाँ पे चाहिए। तो वो जो चीज़ है वो एक ह्यूमन अपनी वो साइकोलॉजी और टेंडेंसी होती है, क्योंकि जब तक आप उस स्टेज पे पहुँचोगे आपकी एज भी 30+ हो चुकी रहेगी। अगर आप 30+ चले जाते हो, आपका कैपिटल अच्छा है, तो आप ज़्यादा रिस्क मार्केट में नहीं लोगे। सिंपल रीज़न है, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, आपके पास बाकी चीज़ें आपका रहता है, वो भी आपको देखना पड़ता है कि यू कैन नॉट उस तरीके का आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला, या फिर एक तरीके से एक प्रोसेस कंटिन्यूसली उसमें आप नहीं कर सकते, है ना। तो आपके प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती है। तो 20-25 ईयर्स के वो है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इन्वेस्टिंग का नॉलेज है, इट शुड आइडली स्टार्ट एट द एज ऑफ 10 to 15 ईयर्स, वो है, सो दैट आप 3-4 साल आपने स्टडी किया क्या इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग का नहीं बात कर रहा, राइट। तो और ये जो हेल्थ सिस्टम्स है या यहाँ पे जो भी चीज़ है, दैट यू कैन एटलीस्ट गिव इट एज अ लेगेसी ऑल्सो टू योर, क्योंकि ये जो सिस्टम्स है, ये इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स है वो यही चीज़ करते रहते हैं, उनको कोई लेना देना है डायरेक्शनल सिस्टम्स क्या है, उनको 12-13-15% भी मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड स्पेशली व्हेन द कैपिटल इज़ इन crores ऑफ रुपीज़, है ना। उनको बस बीट करना रहता है 2-3-4% से इन्फ्लेशन को, एंड बहुत रिटर्न्स एक्सट्रीमली उनके लिए काफ़ी, दे आर वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, राइट।
क्योंकि उतने बड़े कैपिटल के लिए आपको एग्जीक्यूशन वो सब आप इतना वॉल्यूम मार्केट से आप जनरेट करना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली आपके पास अब बहुत सारा पैसा एकदम आ जाता है वहाँ पे, राइट। तो अभी जो है, बट अभी यू कैन सी दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स या दिस काइंड ऑफ जो जनरेशन है लोग, अब वो ज़्यादा मिलेंगे आपको अगले 20-30 साल में। सो लास्ट जो 7-8 ईयर्स जो आपने देखा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत लोगों को ये चीज़ें पता चल रही है, नहीं तो ये चीज़ें किसी को पता नहीं रहती थी कि क्या एग्जिस्ट करता है क्या नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि रादर दैन ब्लाइंडली आपको पहले सिस्टम्स चूज़ करने पड़ते हैं। डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग मेजरली सीखने आए तो हमने 2 टाइप ऑफ सीखे। ये हेज वाला सिस्टम जनरली इसको काफ़ी टाइम लगता है, ऑप्शंस में ही कवर होता है, और इंट्राडे स्विंग हमने अंडरस्टैंड कर लिया यहाँ पे। और इन्वेस्टिंग वाला जो है वो आज अपना टॉपिक है। जो वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टिंग है ये टोटली पूरा ही अलग टॉपिक है, उसको सिखा नहीं सकते। उसको सिखा क्यों नहीं सकते? उसका सिंपल रीज़न है क्योंकि ये रिसर्च खुद करना पड़ता है आपको कंपनीज़ पे जाके। जो भी वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टर्स है वो किसी एजेंट्स को हायर नहीं करते। अब जो भी आप इनको देखो, उनकी एक टीम होती है, वो खुद जाके उनको करते हैं। क्योंकि वैल्यू ड्रिवन में मतलब कैसा है कि आप 10 कंपनी पे दाव लगाओगे, उसमें से 2-3 ही चलेंगे, 6-7 शायद आपके ना चले, राइट। बट वो 2-3 आपको अगर 300-400% का रिटर्न दे रहे हैं या तो ये बाकी के जो ना चले वो आपका इजीली वहाँ से वो रिकवर करवा देते हैं। तो दैट इज़ द, जैसे कोई भी वेंचर, कोई भी पैसा डालते हैं, स्टार्टअप्स हम देखते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, राइट। सिमिलरली वही सिनेरियो है, वो आपको प्रॉमिसिंग लगेगा। अभी कोई इलेक्ट्रिक कार का स्टार्टअप आया या कुछ, इसका आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगेगा, बट 4 साल बाद सिनेरियोस बहुत चेंज हो जाते हैं, राइट। तो कम्प्लीटली इट कैन, वो कंपनीज़ की जो पॉलिसीज़ है या उसका वो, जैसे नोकिया हो गया, एक टाइम पे मार्केट लीडर है तो किसी को लगा भी नहीं कि नोकिया ऐसे ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो यू कैन सी कि वो एक काइंड ऑफ मार्केट लीडर से इट विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 ईयर्स तो दुनिया काफ़ी फास्ट चेंज होती है। तो वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टिंग है, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज थिंग। आप अभी आजकल बहुत सारे जैसे मार्केट्स में आ गया है, ऐसे पोर्टल्स आ गए हैं, बहुत सारे एनालिस्ट आपकी अपनी सर्विसेज देते हैं। बट वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टिंग जो भी करते हैं उनका सब होता है कि दे सब चीज़ कंपनी विजिट से हर चीज़ वो खुद करते हैं। ग्रोथ ड्रिवन जो है वो हम लोग घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि उनका बेस्ट चीज़ क्या है कि वो कंपनीज़ ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, मार्केट को पता है ये कंपनीज अच्छी है, उनमें सिर्फ हमें उसका लॉजिक लगा के बस वहाँ पे अच्छे राइट टाइमिंग पे इन्वेस्टिंग करना है। तो ये सारा जो होता है वो इन्वेस्टिंग सब टाइमिंग का खेल है मार्केट में। ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो। अब जो ये रिटर्न्स है, ये जो चीज़ है वो आपका डेफिनेटली स्किल बेस्ड है। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, पहले साल आप इतना % रिटर्न शायद ना जनरेट करो, 2nd-3rd ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप एक ही सिस्टम पर स्टिक रहते हो तो ही जनरेट हो। मैक्सिमम इंट्राडे पे जनरेट नहीं होता है। उसका रीज़न है कि लोग शिफ्ट करते रहते हैं। कोई नई चीज़ शिफ्ट है वो शिफ्ट करेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे शिफ्ट करेंगे, और जितना हम शिफ्ट करेंगे उतना ही वहाँ पे हम लेयर्स बढ़ाते रहेंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते रहते हैं, राइट। तो आप REBB या कोई भी सेटअप है, वही है कि एक सेटअप आप फॉलो करो, एवरीडे उसको अच्छे से करो। अगर वो आपको लॉस नहीं दे रहा है तो इट डज़ंट मेक एनी पॉइंट कि हम कोई दूसरे सेटअप के पीछे भागे वापस, राइट। तो वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आवर जॉब इज़ टू फॉलो वन सिस्टम, उसको पहले अच्छे से मास्टर करो, और फिर आप पैसा मिल रहा है तो जॉब खत्म, राइट। अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि हम 15 साल से रोटी सब्जी खा रहे हैं, वही सब्जी खा रहे हैं, वो रोटी खाते रहते हैं, तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, अरे यार नहीं मैं कल से रोटी खाना ही बंद कर दूँगा। जो स्टेपल फूड है, जो हमें लगता है वो तो हमें लेना है। मार्केट के लिए भी वही चीज़ है, वो आपको सिंपल बोलता है कि 1-2 सिस्टम करो, आपको 10 सेटअप सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं सीखने की ज़रूरत है ना। आपको प्रैक्टिकली आप कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो मैटर करता है। तो इसलिए हमारा पहले से ही एम था कि रादर दैन कि 25-50 कॉन्सेप्ट सिखाना, जो काम के कॉन्सेप्ट है वही सिखाए, और उतने में ही हमें उसको ट्रैक करना है। अब पूरा गेम जो होता है प्रैक्टिस का, फीडबैक लेने का, ग्राउंड सॉल्विंग अटेंड करने का। नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज़ को आप वहाँ पे चार्ट के थ्रू भेजिए एंड उसको क्लियर करते रहिए। वो फिक्स सिनेरियो करना है। तो अब वो कैसा है कि जो मुझे अभी दिखता भी है काफ़ी लोग स्टार्टिंग में चार्ट्स काफ़ी भेजते थे, अब वो प्रोपोर्शन कम हो गया। उसका रीज़न ये भी होगा शायद कि अब मोटिवेशन बहुत रहता है हमें जब नई चीज़ें सीखते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे हमें लगता है कि यार ये चीज़ अभी ये करना है, वो करना है, तो धीरे धीरे हम लोग करते भी है या तो भेजते नहीं है। बट वो चीज़ आपको होनी चाहिए, फीडबैक, और जितना डिस्कशन आप करोगे उतना ही आप में वो डेवलपमेंट आएगा। एंड
मार्केट में सिंपल चीज़ है कि एक बार आपको वो टेक्निक आपको पकड़ लिया, आपको बाकी कुछ भी किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग तो चलो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं कि काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, मुझे भी पता है, एंड दे आर काइंड ऑफ दे आर नॉट इन सोशल मीडिया, कहीं पे भी नहीं है, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ। मतलब अब वो सबका एक आउटलुक है, बट मैं एक टीचिंग फैमिली से, गौरव भी टीचिंग फैमिली से, तो हमें ये सब चीज़ें पसंद आती, सबको नहीं, सबकी एक पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, राइट। तो बहुत वो लोग नहीं बोलना, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनके सिस्टम से अप्रिशिएट नहीं कर पाते, है ना। तो हमारे लिए, बट हमारा आउटलुक है कि हम अगर सिखा रहे 10 लोगों को, उसमें से 1-2 लोग ने भी अगर उससे रिजल्ट करके ही हैज़ बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, तो आवर पर्पज इज सॉल्व, राइट। सो मेन चीज़ है बट कि यू हैव टू अप्रिशिएट एंड प्रैक्टिस द कंसेप्ट, जो चीज़ें हमने पढ़ाई गई है। हर एक चीज़ का एक कंसेप्ट है, इंट्राडे करने के रूल्स है, वो करने हैं, स्विंग के रूल्स है, हेज के रूल्स है, इन्वेस्टिंग के रूल्स है। तो ये उसका रिटर्न पोर्टफोलियोज़ है, एंड एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसको अटेंड करने की कोशिश करता है। इंट्राडे वेरी कर सकता है, 100 मतलब ज़्यादा है, 50% से भी वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑफ द कैपिटल। अगर आपका 3-4 लाख का कैपिटल है तो आप 50% से सेटिस्फाइड रहेंगे, डिपेंडिंग। बट आपका 1 करोड़ का कैपिटल है तो देन आप 1 करोड़ भी नहीं, आप 30-40 लाख भी साल का आपके लिए सफिशेंट है। तो ये जो 100-500 है, ये परसेंटेज जो है वो उसके हिसाब से है, आपका कैपिटल भी उस पर इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि 50 करोड़ का कैपिटल है तो आपने 50 करोड़ अर्न कर ली, क्योंकि डेफिनेटली आप 50 करोड़ पर इंट्राडे में कोई करने के लिए उसको उतना पोजीशन और उतना उसको करने के लिए लिक्विडिटी के लिए भी वो खुद उतना रेडी नहीं रहेगा, है ना। नॉट एवरीवन, काफ़ी लोग करते हैं यस, बट कुछ लोग वहाँ पे है, बट वो खुद उतना उसका माइंडसेट रेडी नहीं रहेगा, बिकॉज उसको भी लगेगा कि डाइवर्सिफाई करे, वो स्विंग भी करेगा, हेज भी करेगा, और आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि ये एक वो कर्व ही होता है, मैच्योरिटी कर्व। क्योंकि इंट्राडे में आपको ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहेगा, आपके पास बड़ा कैपिटल है, आप उतना स्क्रीन टाइम आप भी करोगे, यार मैं कर ही रहा हूँ अब 3-4 साल से, अब कमा लिए बहुत ज़्यादा, अब मेरे को उतना स्क्रीन टाइम नहीं देना है ना। आप थोड़ा सा चाहते हो कि जो एटलीस्ट कमाया उसको भी आई वांट टू एंजॉय, कितना हर चीज़ पैसा ही नहीं होती है, तो वो भी आप फिर ऑटोमेटिकली आप डाइवर्सिफाई करोगे, है ना। वो आपका आउटलुक है, जैसे आप जैसे मैच्योर होंगे नेक्स्ट 1-2 ईयर्स 3 ईयर्स, आप जब कहीं आपका अर्निंग भी अच्छा हो जाएगा, देन आपका डिसीजन, कुछ लोग बोलेंगे नहीं मेरे को यही करना है ना, अब वहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे नहीं मेरे को इतना स्क्रीन टाइम चाहिए नहीं अभी, अब मैं स्विंग और हेज में शिफ्ट हो रहा हूँ, इंट्राडे में सिर्फ 20-30% करूँगा, बाकी का चीज़ वहाँ पे करूँगा। तो हम लोग अभी जैसे करते हैं, तो मेरा जैसे मैक्सिमम फोकस होता है, गौरव, मैं, विवेक, अभी हम लोग जैसे करते हैं, तो मेरा फोकस मैक्सिमम हेल्थ सिस्टम्स में ज़्यादा होता है, राइट। क्योंकि मैं उसको इम्प्रोवाइज़ करना, उसमें करना, वो करना, मैनेज करना, आपका कैपिटल बड़ा होता है तो मेरा फोकस ज़्यादातर उसमें ही रहता है। इंट्राडे जो है, गौरव है, वहाँ पे जो हमारी एक छोटे से हमने 1-2 लोगों को भी टीम है, उनको कैपिटल दे रखा है, वो हमारा इंट्राडे वहाँ पे देखते हैं। फिर एक काइंड ऑफ विवेक है, वो भी हेल्थ सिस्टम्स और स्विंग ट्रेडिंग में वहाँ पे देखता है। इंट्राडे जब उस टाइम है तो वो करते रहता है। तो वो कैसा है कि आपका मैच्योरिटी जैसे से आपका बढ़ेगा वो आपके हिसाब से। तो मुझे इतना, अब मेरा ऐसा है कि मुझे कंटिन्यूस उतना टाइम नहीं देना है मार्केट में, जितना एक काइंड ऑफ मैं एक अपने टर्म्स पे मार्केट में बैठना चाहता हूँ, और अपना जितना रिटर्न उसके हिसाब से वो फिर आपका डिसीजन रहेगा, राइट। तो ये रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये स्किल बेस्ड है। स्विंग में भी आप 20% 30% भी यू कैन अर्न, डिपेंडिंग कि आपका स्किल सेट और आपने रिस्क मैनेजमेंट अगर गड़बड़ कर दिया तो सब्जेक्ट के आप सारा रूल्स फॉलो कर रहे हो, बट है ना, तो वो मैटर करता है उस पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जो रहता है वो होता है मार्केट साइकिल्स में। अच्छा, इस पर किसी को कुछ डाउट है तो देखे ना, फिर हम दूसरे पे जाते हैं। अनम्यूट कर सकते हो अभी। किसी को डाउट नहीं है, सो मूव करें हम नेक्स्ट इस पे। ओके फाइन, सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन। अब जो मेन चीज़ अपना जो होता है कि फंड्स, तो फंड्स में तो हमें पता है इक्विटी, बैलेंस, फिक्स्ड इनकम और आपका मनी मार्केट जो होता है। तो डेफिनेटली इक्विटी आपका जो फंड्स रहेगा ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक पता रहेगा कि क्या है, कितना परसेंटेज है। बट ये चीज़ है कि जो फर्स्ट 2 है वो स्किल बेस्ड बहुत ज़्यादा है, इंट्राडे और स्विंग। हेज
थोड़ा स्किल बेस्ड कम है, क्योंकि ट्रैक करने का आपको वहाँ पे कम आपको ट्रैक करना पड़ता है। और इन्वेस्टिंग में एक्चुअली स्किल इतना नहीं है कंपेयर टू, मैटर करता है कि आप टाइमिंग आपकी कितनी अच्छी है, वो बहुत मैटर करता है, राइट। स्किल बेस्ड इतना, क्योंकि वेटिंग गेम ज़्यादा है इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हम ये आपको डाला है सो दैट रेफरेंस के लिए भी आपके पास रहे। अब नेक्स्ट जो रहता है कि अगर हम एक 10 ईयर्स का हम मान के चलेंगे, फिर मैक्सिमम अगर कोई इन्वेस्टिंग भी करेगा तो 10 ईयर्स। तो 5 लाख अगर डाला है हमने, 1 रुपया रेगुलर मंथली, तो ऐसे ही 1 रुपया डाला है कि क्योंकि हम मंथली नहीं, हमारा एक लमसम अमाउंट है क्या है, राइट। और एक एवरेज जो रिटर्न है, अगर हम 12% भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यस 10 साल में वो मोर और लेस वो ट्रिपल हो जाता है। टैक्सेशन वगैरह भी आप अगर निकाल लो तो भी आपका 13.5 से 14 लाख आपके पास बचेंगे। 1.5-2 लाख आप टैक्सेशन जो है वो आप निकाल लो, 10-15% जो भी आपका, ठीक है। तो इतना आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो मतलब 10 लाख का प्रॉफिट वहाँ पे आपको होगा। तो मोर और लेस कैपिटल जितना है वो 10 ईयर्स में ट्रिपल होगा। अगर 12% जो एक नॉर्मल आपको CAGR मार्केट देता है, बिना कुछ टेंशन लिए मार्केट इतना CAGR आपको देता ही है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे निफ्टी CAGR ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, निफ्टी 50 का जो है 14%, गोल्ड भी आपको 10-12%, गोल्ड का तो CAGR लास्ट इसमें है, FD वगैरह 7%, तो FD को आप डबल से बीट कर रहे हो। सो अगर लोग ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, लोग रियल एस्टेट में जाते हैं, लोग यहाँ जाते हैं, बट सबसे पहले पॉइंट व्हाट दे मिस इज़ दैट कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना रिस्क लेना है आपके ऊपर है। अगर आप स्मॉल कैप में जा रहे हो तो आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, आप प्रॉपर्टी भी खरीदने जाते हो रियल एस्टेट में, है ना। तो अगर आपने सिटी सेंटर में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, डेफिनेटली उसकी वैल्यू ज़्यादा डिग्रेड नहीं होगी, क्योंकि वहाँ रेंटल इनकम आता है ना। आप घर पे रहो ना रहो, आप उस प्रॉपर्टी के रेंट आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मेरा जैसे मैं घर पे रहता हूँ, मेरा नागपुर में, सेंटर नागपुर में, थोड़ा डेफिनेटली कंजेस्टेड है, बट एक तरीके से लोग प्रॉपर्टी जनरली सेंट्रल नागपुर की या सेंटर सिटी सेंटर की सेल ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि सेल करने की ज़रूरत नहीं है, रेंटल इनकम ही हमको वहाँ पे एक अच्छा जनरेट हो जाता है। सो काफ़ी लोग जिनको बस चाहिए या फिर ज़रूरत नहीं है या फिर उनको मूव होना है, वो अच्छा प्राइस मिल रहा है काफ़ी अच्छा, तो ही सेल करते हैं। नहीं तो फिर कोई मतलब जनरली सेंटर की प्रॉपर्टी अपनी इतनी जल्दी नहीं, भली वो बिल्डिंग काफ़ी गिरेगी, उसको पता है कि वहाँ पे उसका रेंट काफ़ी अच्छा खासा मिलना है, जो उसका आउटस्कर्ट्स में नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली निफ्टी हमें याद रखना है कि निफ्टी में जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो आपका एक तरीके से सिटी सेंटर है, मतलब वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडियन मार्केट्स हैं। और निफ्टी में ऐसा है, कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती उसको निफ्टी से निकाल दिया जाता है। निफ्टी 50, राइट, उसकी बात हो रही है, उससे निकाल दिया जाता है आपको। तो अभी जो एनुअलाइज्ड अगर हम देखेंगे 10 साल में, तो 12 से 13 पकड़ लो, 12% हम लोअर एंड पकड़ लेते हैं, 12% आपको देता ही है। अगर हम लास्ट 30 ईयर्स देखें, लास्ट 20 ईयर्स भी देखें, 20 ईयर्स का ये है, 30 ईयर्स का कुछ मिलता है क्या? 30 का देखते हैं, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स देख लेते हैं, चलो सब ख़त्म ही कर देंगे। चलो 50 साल तो जो है वो है सिंस इंसेप्शन 1990, सॉरी निफ्टी आए 1996 में, तो हम उसके पहले का निकाल भी नहीं पाएंगे। तो आपका 17.2%, 12.2%, राइट, तो उतना ही है, क्योंकि यस 12% के अराउंड लिए जब से इंसेप्शन हुआ। उसके पहले सेंसेक्स था, बट उसके पहले हमें इकनॉमी भी अलग ही थी, लोकल क्लोज्ड इकनॉमी थी, LPG रिफॉर्म जो 1991 में आए नहीं थे, तो 12% है, राइट। तो एक सिंपल है, जो जनता, हम बिल्कुल अगर मार्केट साइकिल के हिसाब से रहे, इसका मतलब 10 साल, मतलब एग्जैक्ट 10 साल में नहीं, मार्केट साइकिल के टॉप और बॉटम के हिसाब से। मार्केट साइकिल वैसा नहीं होता है कि आपने कब इन्वेस्ट किया उससे 10 साल, वैसा नहीं होता है। मार्केट साइकिल इज़ डिफरेंट, और आपका जो पैसा डालने का साइकिल है वो बहुत लोगों का अलग होता है ना। तो इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, राइट, वो हमें सबसे पहले समझना है। गलती यहाँ पे ये होती है कि जब मार्केट साइकिल, ये इसको हम रिमूव करते हैं, जब भी मार्केट साइकिल टॉप हाफ में होता है, ये अगर हम मान के चले
टॉप हाफ और बॉटम हाफ, टॉप हाफ और बॉटम हाफ। मार्केट साइकिल जब भी टॉप हाफ में होता है तब आप देखोगे कि आपका जो SIPs है वो बढ़ते हैं, लोग पैसा बल्क में लेते हैं वहाँ पे। अगर निफ्टी का ये मीन है ना, ये मीन ऑफ निफ्टी है, ये एवरेज ऑफ निफ्टी है, यहाँ से यहाँ वो जाएगा, वो 12% CAGR दे रहा है। अब मैक्सिमम लोग का SIP क्योंकि यहाँ पे होता है और बहुत लोग विड्रॉ इस बॉटम हाफ में करते हैं, अरे यार मार्केट गिर रहा है, अभी मैं पैसा प्रॉफिट निकालता हूँ, मैं अपना लॉस हो रहा है, मैं पोर्टफोलियो को ये करता हूँ वो करता हूँ, मतलब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। निफ्टी ऑलरेडी अपना दिमाग लगा रहा है, उसने निफ्टी 50 बनाया है जो इंडेक्स में, वो बेस्ट इंडस्ट्री के बेस्ट लोग हैं जो कंपोनेंट्स को डिसाइड करते हैं। और हम लोग न्यूज़ देख के यहाँ वहाँ देख के बॉटम हाफ में पैसे निकालते हैं, टॉप हाफ में पैसे बढ़ाते हैं, तो आपका एवरेज डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो निफ्टी अगर 12% दे रहा है तो आपका जो एवरेज रहेगा, जो मैक्सिमम लोग का एवरेज रहता है, वो गिर के आता है 8-9% में। वो 4% है क्योंकि डिसीजन मेकिंग गलत हो रही है। एंड दैट इज़ वाई जो ये जो रिटर्न्स है, अब एज ए सेड 1% इज़ इम्पॉर्टेंट जब आप कंपाउंडिंग के इसमें आते हो, 1% बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे 8% पे, अगर हम एनुअली देखोगे 5 लाख का आपको एक इम्पैक्ट गिर रहा है, हर एक % पे आपको 1 लाख का अप्रिसिएशन दिखेगा। राइट, ये एनुअली है, हमने तो SIP भी नहीं किया, मंथली एनुअली लमसम अमाउंट और इतना अगर मान के चला है। तो निफ्टी अपने इन्वेस्टमेंट साइकिल के हिसाब से 12% का CAGR देता है, और ये जो CAGR कैलकुलेट हुआ है ये निफ्टी के एकदम बॉटम पॉइंट जो वो स्टार्ट हुआ था से लेकर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट, या अभी जो करंट प्राइस है जब भी उन्होंने कैलकुलेट किया होगा उसके हिसाब से, मतलब वो निफ्टी का इन्वेस्टिंग साइकिल के हिसाब से CAGR। बट हम SIPs देखते हैं, वो क्या है, वो बोलते हैं कि SIP कभी भी करो, कभी भी करते रहो, बट पैसा डेफिनेटली हम लोग, निफ्टी तो अगले 200-300 साल भी एग्जिस्ट करेगा, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग उतना एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो मैटर क्या करता है, व्हाट मैटर्स इज़ दैट कि जो इन्वेस्टिंग साइकिल है उसके साथ हमारा जो या मार्केट साइकिल है निफ्टी का, उसके साथ हमारा इन्वेस्टिंग साइकिल मैच, जितना हम ट्राई करेंगे मैच करने का, उतना ही हम वो CAGR को आप इजीली उसको सरपास कर सकते हो। तो ये 12 को अगर हमने 15-16 भी कर पाए, राइट, तो अगेन यू कैन सी 3% में उसने 5 लाख का फ़र्क पड़ा, बहुत इम्पैक्ट करता है वो। इसलिए जो ये अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा मतलब क्या होता है कि जितना मार्केट रिटर्न को आपने कितने से बीट किया, जो फंड मैनेजर है वो अल्फ़ा जनरेट करते हैं ना, ये टर्म्स कहीं पढ़ते होंगे। अल्फ़ा मतलब अगर मार्केट ने आपको CAGR 12% दिया तो फंड मैनेजर बोला कि हमने 14% जनरेट किया, हमारा अल्फ़ा 2% हो गया, मार्केट को 2% से बीट कर दिया, है ना। तो आपका जो 15% है मतलब मार्केट को आपने 3% से बीट कर दिया, 12% CAGR है 15%, बट फ़र्क यहाँ पे ये रहा है, जो 3 टाइम्स है वो 4 टाइम्स हो गया। ये जो है, यही अगर एक जनरेशन 20-30 साल में किया है अल्फ़ा, अगर आप 2-3-4% जनरेट कर पा रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एंड दैट इज़ हाउ वेल्थ इज़ जनरेटेड। हमारे इधर काफ़ी एक लोग सीखने भी आते हैं, उनके फादर ने अनजाने में या उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे इन्वेस्टिंग किए हैं, है ना, जाने अनजाने में जो भी है। कुछ लोग थोड़ा लॉजिकली करते हैं क्या है, तो काफ़ी अच्छा वेल्थ जनरेट कर लिया, राइट। एंड वो अब ऐसे हो गए कि बिकॉज उनके फादर ने उस तरीके से डिसीजन अच्छे लिए, तो अभी उनको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, तो ऑलरेडी हैव अ गुड कैपिटल, राइट। सो इन योर केस अगर आपके पास वो कैपिटल अभी उतना नहीं है, स्टिल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर योर फ्यूचर जनरेशन, अभी तो आप डेफिनेटली हमें अपना करना है, बट फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उतना कैपिटल बेस जनरेट कर पाए कि सो दैट जो कंपाउंडिंग, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा फॉर दिस कंपाउंडिंग, वो उसको अच्छे लेवल पे मिलेगा, है ना। उसको अच्छे लेवल पे अगर वो मिला तो देन डेफिनेटली उसको नॉलेज भी अगर इम्पार्ट उतना हो गया, समझ में आ गया, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन 15 ईयर्स तक मिल गया, तो वो तो एक तरीके से ही कैन कैरी फॉरवर्ड दैट, एंड एक जो वेल्थ जनरेशन रहेगा फैमिली में वो कंटिन्यूड रहेगा, है ना। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो पैसों की वैल्यू और उसको जनरेट कैसे करते हैं वो अगर नहीं समझती है तो फिर वो रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे उनको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, या जो एक मेंटल स्किल जो लगता है उतना वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एंड वो पैसा बस उड़ाने या वेस्ट करने में ही है। जो
अभी की जो कंज्यूमरिज्म में हम अभी काफ़ी पैसा वेस्ट करते हैं, इसलिए जनरेशन भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से हमें ज़रूरत है ना। सिमिलरली जैसे अभी हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी आप देखो बढ़ रहा है ना, ईयर ऑन ईयर अगर हम देखोगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। अभी पहले मेरे घर में जब हम काफ़ी 10-15 साल पहले एक भी एसी नहीं था, कूलर थे। अब फिर एक एसी, 2 एसी, 3 एसी और 3 कूलर, अभी मतलब 2 कूलर अभी आ गए। तो एक तरीके से आपका वो बढ़ गया है, क्योंकि आपका डेफिनेटली परचेजिंग पावर बढ़ा है, तो आपका एक तरीके से कंजम्पशन भी बढ़ा है। अब कंजम्पशन बढ़ा है तो आपको उसको करने के लिए अब क्या है कि आप सोलर पैनल्स लगाए, है ना। 3-4 साल पहले सोलर पैनल्स लगाए तो जो बिल है एवरी ईयर अब 40-50,000 का सेविंग बिल में मतलब इजीली हो जाता है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि आपने वहाँ से एक बैंक बनाया, है ना। तो कोई भी एक होम लोन ईएमआई अगर लेते हैं लोग, है ना, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हम इन्वेस्टिंग के पहले मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग आप किस लिए कर रहे हो। मैक्सिमम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके गोल्स डिफाइन नहीं रहते इन्वेस्टिंग क्यों करना है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो कि आपको 10-15 साल में या 20 साल में आपको या अगले 10 ईयर्स में घर खरीदना है एक तरीके से, तो आपको भी उसके हिसाब से क्लियर होना चाहिए कि कितने पैसे चाहिए आपको, कितना पैसा लगेगा इन्वेस्टिंग के लिए, है ना। तो इसका रिवर्स कैलकुलेशन ये रहता है कि समझ लीजिए आपको 1 CR चाहिए 10 साल में, राइट। तो एनुअली अगर आपके पास एक 12% भी अगर हम मान के चले, और लोग क्या गलती क्या करते कि सैलरी पे है इनडायरेक्टली, नहीं अभी घर चाहिए, अभी ये चाहिए, एंड वो EMI ले लेते हैं कि हम रेंट तो दे ही रहे हैं यहाँ पे, चलो अच्छा। एंड अगर आप अच्छा खासा घर लेने जाओ, आपको लेना है तो 1 CR हम पकड़ के चलेंगे, उससे नीचे तो बस कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है कहीं ना कहीं, है ना। 2 BHK 3 BHK आपका, तो 1 CR भी अगर हम मान के चले कि हाँ आपने लिया है, अगर आप इंडिविजुअल बंगलो बना रहे हो तो भी 1 to 1.5 CR, फ्लैट ले रहे हो तो चलो अच्छा, अगर ले रहे हो तो 90 लाख से 1 CR हम पकड़ के चले। ऊपर के सब चार्जेस और बाकी का जो भी आपको लगेगा वहाँ के फर्नीचर या जो भी इंटीरियर वगैरह 1 CR हम पकड़ के चले। तो 12% भी अगर आपका है तो डेफिनेटली 10 ईयर्स में अगर किसी का प्लान है ना, या तो एक तरीके से लेट्स से 10 lakhs भी वो अगर एक डाल रहा है 10 ईयर्स में, कितना 10 लाख है ना, हाँ 12% है, तो एटलीस्ट अपफ्रंट उसका 31 lakhs वहाँ पे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप लोन भी अगर लेते हो राइट 1 CR का, तो इसको हम 1 CR करेंगे। और अभी लोन आपका चल रहा है 30 ईयर्स का, अगर हम लेंगे तो 30 साल में अगर हम उसको 7.5% का अभी मान के चले, तो ये है 1 CR 30 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये एनुअली करके लगे तो कुछ ज़्यादा हो गया कि अच्छा वो कंपाउंडिंग नहीं रहेगा लोन आपका, सॉरी कंपाउंडिंग नहीं रहेगा, ये कंपाउंडिंग है। तो लोन हम इस बाकी इससे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर होम लोन, तो लोन तो आपका फ्लोटिंग रहेगा, है ना, बट उसमें हमें पता है कि लोन चलो 1 CR का अगर हम मान के चले, कितना हो गया ये 10 CR हो गया, 1 CR हो गया, ठीक है। उसके बाद टेंडर मैक्सिमम लोग 25 साल का लेते हैं, 25 साल या 30 साल का लेते हैं, एंड इंटरेस्ट रेट 7-7.5% अब पकड़ लो, है ना। बहुत ही बढ़िया सिविल स्कोर होगा तो 7% पे मिलेगा, 7.5 से 8% एवरेज है, तो हम वो उतना पकड़ लेते हैं, मिल जाता है, राइट। तो मंथली जो EMI होता है वो 74,000 चले जाता है। अब उस पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका अगर एक ही इनकम सोर्स है, लेट्स से आपकी सैलरी, आपके पास बाकी एसेट्स होंगे तो अलग चीज़ है ना, वो तो ऑलरेडी जो ख़ानदानी अमीर है तो उनको उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम है भैया ये एसेट बेच लो, ले लो, ख़त्म करो, है ना। बट लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक आप एक्सपेंस बना रहे हो, ये आपका एक्सपेंस होगा 74,000 का एवरी मंथ जो आपके बैंक से कटेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक्सपेंस के लिए आपका सैलरी, अगर आप उसमें जा रहे हो, लेट्स से अज्यूम कि आपकी सैलरी 1.5 लाख है ना, और आपकी वाइफ भी वर्क कर रही है, 2 लाख पकड़ लो मैक्सिमम, आपका हायर रेंड हम पकड़ लेते हैं, तो भी 74,000 1,30,000 है, और आप डिपेंड करता है कि आप 2 लाख की सैलरी है मैक्सिमम, तो टायर 1 सिटी में ही रहना होगा वहाँ पर, तो टायर 1 सिटी में रहना होगा, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे आपका सैलरी का अराउंड 40% हिस्सा चले जाएगा।
40% हिस्सा जा रहा है तो 60% है उसमें बाकी का एक्सपेंस और वो सब चीज़ें भी आपको लगेगी, है ना, जो भी मेंटेनेंस या जो भी चीज़ लगेगी। तो ये तो सिर्फ जो पैसा लिया हमने उसका ही लिया है, बट आप कितना पैसा दे रहे हो 25 साल में, 1 करोड़ का 2 करोड़ 22 लाख्स आप दे रहे हो, राइट। आप ऐसा नहीं है कि हमें 1 करोड़ पूरा जनरेट करना है, क्योंकि उसको जनरेट करने में भी टाइम लगेगा और सबके पास उतना डिस्पोजेबल नहीं है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, बड़ा डिसीजन है ना, घर या गाड़ी कोई भी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज क्वालिटी ऑफ अफेक्ट हुई तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। हम दूसरों को देख के ले लेते हैं, बट आपका वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वो आपको वहाँ पे एक काइंड ऑफ अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हो गई, और डेफिनेटली यार वो घूम रहा है, पहले मैं इतना करता था वो करता था, तो लोग बहुत अब पीयर प्रेशर में ले लेते हैं, बट इशू हो जाता है। तो अब इसको कैसे वहाँ पे करना है, तो ये मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट हो गए अपने जो भी है, तो वो इफ़ यू प्लान एट एन अर्ली स्टेज, इसलिए फाइनेंशियल है कि आप जितना अच्छा जल्दी प्लान करते हो उतना ही आपके पास वो एक कुशन रहता है ना। जैसे इंश्योरेंस का भी सेम है, आप जितना जल्दी इंश्योरेंस प्रीमियम लोगे आपका प्रीमियम कम रहेगा। तो लेट्स अज्यूम कि अगर 74,000 का आपका EMI आ रहा है मोटा मोटा अभी के इंटरेस्ट रेट से, जो कि अभी काफ़ी कम है ना। तो अगर हमें लेट्स से कि आउट ऑफ दिस 1 करोड़ अगर हमें बस लेट्स से 50 लाख्स अगर हम मान के चले, है ना, 50 लाख्स अगर हमें, ये 50 लाख्स ये 5 मिलियन हो गए, 50 लाख्स अगर हमें, सॉरी 5 करोड़ हो गए, हाँ 50 लाख्स अगर हमने लिया तो हमारा EMI एकदम हाफ हो जाता है, राइट। और ये अगर आपकी सैलरी है, नाउ आपके पास एक बेटर, आप उतना आपको स्ट्रेस लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल भी आधा हो जाएगा, राइट। वो बहुत मैटर करता है। तो ये जो है, और आपका यहाँ पे जब आप देखोगे तो जो 1 करोड़ 20 लाख आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, अभी सिर्फ वो 60 लाख हो गया। तो आपका जो एक्स्ट्रा 60 लाख है वो आपने सेव कर लिया, विच इज़ अ डेफिनेटली छोटा बड़ा अमाउंट नहीं है वो, 25 साल में काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है ना। तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको प्लानिंग करने के लिए भी यहाँ पे आपको हेल्प करता है कि मार्केट और इन्वेस्टिंग साइकिल्स अगर आपने उसको अलाइन कर लिए, तो ये जो चीज़ है, ये बर्डन आपका रिड्यूस होना, क्योंकि यस लोन तो लेना ही है ना। एक एग्जांपल है, मैक्सिमम लोन लेंगे और वो चलो एक नेसेसिटी भी हो जाती है, कि इतना कैश कहाँ से लाएंगे, सब लोग नहीं लेके आ पाएंगे। तो ये बड़ा इन्वेस्टिंग आपको जो है उसके हिसाब से, क्योंकि घर हर एक अपने लाइफ टाइम में मोर और लेस करते ही है। रेंट लो, घर लो, कोई भी, आप रेंट भी लोगे, आप घर नहीं लोगे तो भी आपको 25,000 तो रेंट देना ही देना, कहीं पे भी अच्छा अगर घर आप ले रहे हो तो मेन चीज़ है कि अगर हमें एक 50 लाख्स का इन्वेस्टमेंट अगर हम मान के चले 10 लाख में अगर हमें जनरेट करना है विथ एन मार्केट का CAGR पकड़ रहे हैं हम लोग, है ना, मार्केट का CAGR आप पकड़ रहे हो विच इज़ 12%। तो एक तरीके से इसको छोड़ो, मंथली का हम इसको 1 रुपया कर देते हैं, और मंथली का अगर हम जो अगर आप मान के चले कि अराउंड 30,000 हो गया ना, हाँ। बट ये भी अभी हम ऐसे पकड़ के चल रहे हैं, इसका इन्वेस्टिंग साइकिल अभी मैच नहीं हुआ है, बट हम मान पकड़ के चल रहे हैं। तो यू कैन सी 30,000 अगर हमने जो EMI हम दे रहे हैं उसका जितना हम EMI देने वाले हैं, जैसे आगे भी 30,000 ही EMI, 37,000 EMI है, तो हम 74,000 का EMI ना देके 30,000 एक EMI एक तरीके से अगर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं विथ अलाइनिंग विद द मार्केट साइकिल। अभी हम वो टॉपिक पे आए नहीं है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये फिर वो जनता वाला SIP है जो सब जगह करते हैं, उसमें आपको उतना रिटर्न मुश्किल मिलेगा, क्योंकि आपको विड्रॉ भी करना है तब मार्केट अप साइकिल में विड्रॉ करना है, डाउन साइकिल में करोगे तो ये रिटर्न सीधा आ जाएगा आपका 6%। क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं है ना। 3.5 लाख 36 लाख का 50 लाख कुछ नहीं मिला, राइट। बट 10 साल में 50 और ये जो है 70, तो 36 का 70 लाख 10 साल में 12% में, मतलब वो डबल हो रहा है ना। तो ये जो आपका 36 लाख और 70 लाख आपका जो है, तो आपका वो आगे चल के EMIs आपका रिलेटिवली पूरा एकदम मतलब रिड्यूस कर रहा है ना, बहुत रिड्यूस करेगा। उसमें से 50 लाख ही आप डालो, 70 आपको जो मतलब जो प्रॉफिट है 36 लाख में से 35 लाख का प्रॉफिट है, और टैक्स वैक्स कट के पकड़ लो 65, मतलब 30 लाख का प्रॉफिट है 36। तो वो जो है वो आपका उतना कम करो, जितना आप उसमें कर पाओगे उतना आपका है। तो जनरली जो भी
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप अभी आपका एज अगर ज़्यादा है तो आप कम एज वालों उनको बता सकते हो, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये कुछ म्यूचुअल फंड वाले लोग भी बोलते हैं, बट वो मार्केट और इन्वेस्टिंग साइकिल मैच करना उनको नहीं समझ में आता। ये तो बस वो बोलते हैं हाँ इतनी, ये कैलकुलेशन बता देंगे, इतना है, इतना करो, इतना मिल जाएगा, ये सब चीज़ है, ठीक है, ये कुछ लोग बता देंगे, बट कब इन्वेस्ट करना वो करें, मेन गेम वहीं पे आता है। बट ये चीज़ जिनको नहीं पता उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप, क्योंकि 25 साल मतलब आप अगर 30-35 ईयर्स में घर लोगे तो आपको 50 ईयर्स तक आपका लोन ख़त्म होगा, है ना। 60 साल में लोन ख़त्म होगा, बराबर। 60 साल में तो आपका रिटायरमेंट या हम ये हो जाता है, तो उतना जो है, या 55 के एज में, मतलब बट 50 के पहले नहीं ख़त्म होगा, है ना। 30 साल में तो घर लेंगे तो 55 या 60 अपने प्रीपे भी करोगे तो भी आपको, चलो जो भी वो बात की बात है, बट एक एग्जांपल हम प्रीपे ना करें, वो सब कंडीशंस ना डालें या कुछ भी करें या जो भी है, तो हमारा इतना एक आपको रहेगा। और ये भी फ्लोटिंग रहेगा, ये चीज़ भी याद रखनी है। अगर ये इंटरेस्ट रेट आगे चल के 9% बढ़ेगा, है ना, तो आपका जो है EMI भी बढ़ेगा। फिक्स्ड होम लोन फिक्स्ड में कभी नहीं मिलता, फ्लोटिंग मिलता है। अभी इंटरेस्ट कम है तो आपका EMI कम होगा। इंटरेस्ट बाद में अगर इंडिया का कम हो रहा है तो बहुत है, इसलिए बाहर लोग घर क्यों खरीदते हैं, बाहर रेंट पे बहुत कम लोग रहते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि आप UK US में जाओगे, आपका इंटरेस्ट रेट है इतना, आप 50 लाख पे सिर्फ 8 लाख 25 साल में सिर्फ 8 लाख ज़्यादा दे रहे हो। वहाँ पे जो लोग सोलर भी लगाते हैं उनका $900 के या $1000, सॉरी 900 क्या बोल रहा हूँ, $9000 या उनका जो इतना एक्सपेंस होता है वो उसको 25 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इंटरेस्ट रेट नेग्लिजिबल है। मेरे जो फ्रेंड्स लंदन में रहते हैं, 3-4 फ्रेंड्स, सब ने घर ले लिया अभी, क्योंकि ये है, इंटरेस्ट रेट ही नहीं है। वो बोले कोई सेंस ही नहीं, हमारा पैसा उतना तो मैं नॉर्मल कहीं भी डाल के, इंडियन मार्केट यहाँ पे डाल के तो इजीली बीट कर देंगे, FD में डाल के इंडिया में बीट कर देंगे उसको क्या मतलब, कोई लेना देना, तो उससे ज़्यादा ही कमा लेंगे। तो बोला वो जो रेंट हम दे रहे हैं या जो EMI है या जो भी है, तो वो सैलरी हमें EMI भी हमारा कम आ रहा है, और जो एक्स्ट्रा है, राइट, यू कैन सी अब 19,000 37,000 में फ़र्क है, तो 1.5% और आप यहाँ पे 7.5% में डबल हो रहा है। ये जो डिफरेंस है, दे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स या FD में, वो डिफरेंस उसी का पैसे से उनका वो निकल जाता है, क्योंकि 25 साल में FD में डालोगे तो पैसा डबल होना ही है। वो डबल से क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 6% 5% में। सो जो NRIs वगैरह या जो लोग रहते हैं उनके लिए एक एडवांटेज रहता है, डुअल कंट्रीज़ या डुअल इकोनॉमीज़ का जो एडवांटेज रहता है, वहाँ की कम इंटरेस्ट रेट पे घर लो, डेफिनेटली जिनको ग्रीन कार्ड मिला है या जिनको मिला उनके लिए, है ना, तो वो सेटल हो गए अभी। तो वहाँ के इंटरेस्ट रेट पे घर लो और यहाँ से रिटर्न कमा के वहाँ से फिरते रहो, तो आप फ़ायदे में ही हो। और घर बनाने का टेंशन आपका मतलब नल एंड वाइड। हाँ, जॉब वॉब चली जाती है वो अलग चीज़ है, फिर घर बेच के निकलो, बट वो भी है कि एसेट आपका अच्छा लिया तो बिक जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो एक आपका एक और रहता है कि एक डुअल इकोनॉमिक्स में बेनिफिट मिलता है, तो काफ़ी लोग करते हैं। इसलिए आप इंडियंस देखो, हमेशा NRIs आते हैं यहाँ पे आके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में करेंगे, या फिर FD निकालेंगे, बहुत ज़्यादा निकालेंगे, या गोल्ड में निकालेंगे, या जो भी उनका वो है, क्योंकि वो वहाँ पे एक्सपेंस या वहाँ पे इन्वेस्ट करना भी कॉस्टली रहता है, तो वो एक घर ही लेंगे, वहाँ पे और इन्वेस्ट करना इज़ रिलेटिवली बहुत कॉस्टली, कि लैंड रेट्स काफ़ी ज़्यादा रहता है वहाँ पे, राइट, कंपैरेटिवली। तो फार्म हाउस बनाएंगे या बनाएंगे, मैक्सिमम उतना ही करेंगे, और उसके बाद बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स वो यहाँ पे करते हैं, क्योंकि टैक्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली एवरी इनकम पे, है ना। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट देता है NRIs को इंडियन गवर्नमेंट, तो इसलिए वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उस मामले में, है ना। तो अब जब नेक्स्ट हम जाते हैं कि ये हमने कर लिया, अब हम आते हैं मार्केट साइकिल पे, है ना, जो नेक्स्ट चीज़ है। तो मार्केट साइकिल पे हम जाते हैं, कहा गया PDF, हाँ, तो ये आपको पता है इक्विटी बैलेंस, ये PDF में आपको एक दे दूंगा, आप पढ़ लेना उसको, है ना। इस पर कोई ये नहीं, एवरेज रिटर्न्स दिया है, बैलेंस्ड वगैरह क्या है, तो बैलेंस्ड हम सब देखते हैं, वो सब है, बट अननेसेसरी उतना बैलेंस्ड में भी ज़रूरत नहीं। आप इक्विटी मार्केट की साइकिल्स को आप रिस्पेक्ट करो, ये बहुत साइकिल्स को अगर अलाइन करो तो उससे ज़्यादा सेफ क्या है। रिलायंस थोड़ी डूबेगी, हमारा ये रियल एस्टेट का वैल्यू डूब जाएगा। रिलायंस डूबने के लिए इतना आसान नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी, और डूबेगी भी तो निफ्टी में हटा देंगे उसको, दूसरी कंपनी आ जाएंगी, है ना। जैसे टाटा मोटर्स ने परफॉर्म नहीं किया, बजाज फाइनेंस आएगी, हटा दिया टाटा मोटर्स को वहाँ से। जो बहुत सारी रियल एस्टेट की कंपनीज निफ्टी में थी 2008-9 में,
सब हट गई है, अभी एक भी नहीं है रियल एस्टेट की कंपनी। तो वो जो चीज़ें आपको है कि निफ्टी 50 की बात हो रही है, इक्विटी मार्केट, आप मिड कैप स्मॉल कैप की मैं उतना भी रिस्की नहीं जा रहा हूँ, है ना। निफ्टी की बात कर रही है अपनी जो टॉप मोस्ट कंपनीज है इक्विटी में, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ होती है, टाइमिंग का खेल है। मिड कैप फंड्स अब स्मॉल कैप डेफिनेटली बीट कर पाएंगे, बट उतना ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लगेगा। आप जितना मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में जाओगे उतना ही आपको वहाँ पे वोलेटिलिटी, क्योंकि रिसेशन में मिड कैप स्मॉल कैप्स 80% तक गिरते हैं, 80% और बहुत बार तो आते भी नहीं उस वैल्यू तक, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उतना नहीं रहता। इसीलिए कोई भी फंड हाउसेस वो 80-90% क्यों गिरते हैं, क्योंकि कोई भी फंड हाउसेस जो रहेगा, है ना, वो अपना जो फंड है वो मिड कैप स्मॉल कैप से निकाल देते हैं, डंप कर देते हैं, और सीधा फंड अपना सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है लार्ज कैप। इसीलिए वो गिरते हैं तो कम गिरते हैं और 2-3 साल में उड़ भी जाते हैं। बट ये 2-3 साल में 10 फंड अगर गिरे या 10 एक तरीके से स्टॉक गिरे, तो पॉसिबल है कि 6 ही ऊपर आए, 4 ऊपर ना आए आपके। इसीलिए इंडिविजुअल आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है, टाइम बहुत देना पड़ता है, आपको रिसर्च बहुत करना पड़ता है। वो नेट वाला रिसर्च नहीं, कंपनीज वाला आपको रिसर्च, और एक तरीके से वो भी एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग हो जाता है ना। अभी हम सेफ्टी की बात करेंगे आज के सेशन में, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप तो ऑल टुगेदर बहुत ही ज़्यादा अलग और डिफरेंट टॉपिक है। वो आप उसको मतलब काइंड ऑफ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक इफेक्टिवली करना। आप मिड कैप फंड स्मॉल कैप फंड्स परफॉर्मेंस देख के वहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट वो 1-2% के लिए उतना हेडेक लेना मैटर नहीं करता। आप इन्वेस्टिंग साइकिल करो, आपको 14-15% अपना इन्वेस्टिंग साइकिल से आप मर्ज करके करोगे तो मार्केट आपको दे देगा उतना, राइट। ETF और म्यूचुअल फंड अभी ये है, ETF जो रहता है वो ज़्यादा एक काइंड ऑफ लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है और बेटर होता है। और म्यूचुअल फंड बहुत बार ETFs को बीट भी नहीं कर पाते, बहुत कम म्यूचुअल फंड है जो ETF रिटर्न मतलब जो इंडेक्स के रिटर्न है बीट कर पाएंगे। अल्फ़ा जो है जिसको हम बोलेंगे मार्केट रिटर्न को बीट करना, काफ़ी कम म्यूचुअल फंड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा वो एग्रेसिव जाते हैं, कभी कभी वो काम करता है कभी काम नहीं करता, उस टाइप से होता है ना। एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है ना। अगर आप जल्दी आते जैसे मैनेजमेंट फील्ड 0.2 0.5 तो 0.5% आपको ज़्यादा है। अगर उसने 2% ही बीट किया मार्केट को, वो फीस में आपको 0.6-0.7% ले लेगा, तो आइडियली आपके पास हाथ में बचा 1.2% ही बचा है। तो वो भी एक्सपेंस आपको समझ में आना चाहिए, वो सारा उनके ब्रोशर में लिखा रहता है, वो हम पढ़ना चाहिए, थोड़ा बेसिक पढ़ना चाहिए। वहाँ पे आपको कितना एक्सपेंस है वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है ना। अगेन बाकी ये डिविडेंड वगैरह तो इतना मैटर हम लोग नहीं है। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम इसमें भी नहीं जाएंगे। ब्रोकर्स के बारे में आपको पता है। अब हम स्टॉक मार्केट साइकिल्स पे आते हैं, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट के साइकिल है, जब से निफ्टी आया है 1991 के अराउंड से, तब से अपना है ना। 1991 के अराउंड से हम लोग वहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट जस्ट अ मिनट। तो 1991 से जो हमारा मार्केट साइकिल जो है वो आपको यहाँ पे एक तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका एनवीडिया वाइज ही चल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारे मार्केट साइकिल है, अभी आवाज़ आ रहा है आप लोग? सोर्स थोड़ा मैंने नॉइस कैंसिलेशन बढ़ा दिया। चलो ठीक। तो हमारा जो मार्केट है, जो यहाँ पे ये उसके कंसोलिडेशन फेजेस है, 3 बड़े बड़े कंसोलिडेशन फेजेस हैं हमारे मार्केट में, और 1 2 3 4 बुल रन है ना। और जितने बुल रन आए उतने बियर रन्स भी आए, क्योंकि डेफिनेटली बियर रन के बाद ही बुल रन आएगा। जब मार्केट गिरेगा नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा, सिंपल वहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 बुल रन्स आए, जो कि यहाँ पे आपको हाईलाइटेड है, और 4 करेक्शंस हैं, क्योंकि अभी ये 5वां करेक्शन बुल रन के बाद पेंडिंग है ना। तो 3 कंसोलिडेशन 5 बुल रन, तो अब ये करेक्शन भी अब आएगा इसका, तो वहाँ पे ये स्टार्ट होगा। अगेन सेक्टोरल रोटेशन भी मार्केट में होते रहता है। आप देखोगे कि कोई सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो ज़्यादा उसका वेटेज है, आगे जाके उसका वेटेज कम हो जाएगा। अभी हमने देखा है कुछ ऐसी कंपनीज, टेक कंपनीज़ आ रही है ना, जैसे आपकी पेटीएम हो गया, अनअकैडमी है। पेटीएम फ्लॉप हो गया, बट उस टाइप की कंपनीज अभी अगले 10-15 साल में डोमिनेट करेगी, क्योंकि सर्विस बेस्ड जो कंपनीज़ है वो ज़्यादा होगी। मैन्युफैक्चरिंग तो अब क्या है कि कंपनीज़ कोई भी कर लेता है, बहुत लोग आ गए, अभी एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ गई है।
कॉम्पिटिटर्स काफ़ी आ गए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पहले जो कुछ 4-5 कंपनीज ज़्यादा करती थी, अब वो 40-50 हो गई है ना। चाइना वाइना यहाँ से बहुत सारा हमें वैसे लो कॉस्ट मटेरियल मिलते रहता है। बैंकिंग जो है, बैंकिंग में भी, बैंकिंग सेक्टर में पहले डोमिनेट 4-5 करते थे, 5-10-12 करेंगे, अभी वो 15-20 हो गए, मतलब काफ़ी बढ़ गया उस तरीके से भी। बैंकिंग सेक्टर में भी एक तरीके से आ गया, एफएमसीजी में भी। तो जो आप देखोगे कि जो मैच्योर इकोनॉमीज़, जो मैच्योर है, जो सेक्टर्स हो गए, वहाँ पे ये बढ़ते भी है, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भी बढ़ेंगे और उनके ग्रोथ रेट्स भी कम होंगे, क्योंकि मार्केट साइकिल, अभी समझ लीजिए मार्केट शेयर अभी ऐसा हो जाएगा कि किसी के पास 3 कंपनीज थी, उनका 33% मार्केट शेयर था। बाद में 10 कंपनी आ गई, उसमें से टॉप 3 के पास कुछ मार्केट शेयर है क्या है। आगे चल के जब वो मैच्योर हो जाएगी तो 20 कंपनी आ जाएंगी, तो मोर और लेस सबके पास इक्विवेलेंट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे। किसी टॉप 3 कंपनीज़ के पास 60% अगर मार्केट शेयर रहा, तो बाकी के 14 में 40% आ जाएगा। तो वो उस तरीके से आप डिपेंडिंग कि वो कैसा रेगुलेशन, कैसे इंडस्ट्री के डायनेमिक्स कैसे वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो वो सेटल हो, मतलब मैच्योर इकोनॉमी हो जाएगी। बट जो है काफ़ी सारी ऐसी है, जैसे IRCTC टिकट बुकिंग है, वो मोनोपोली है ना। जैसे आप इसमें भी देखोगे IT में, तो 2-3 की मोनोपोली अभी और भी ज़्यादा आ रही है। माइंडट्री, KPIT, वो सब अभी इमर्ज हो रही है, तो थोड़ा सा कंपटीशन इनको मिल रहा है। बट पहले TCS, इन्फी और सत्यम था पहले, उनकी मोनोपोली थी ना, जो अभी टेकम के अंडर आ गया, तो इनकी मोनोपोली थी वहाँ पे। तो अब जो नेक्स्ट होता है कि मेन चीज़ है कि आपको जो वैल्यू ड्रिवन होता है, या वैल्यू ड्रिवन जो देखते हैं लोग या करते हैं इन्वेस्टिंग, या इसमें अगर उनको देखना है तो वो मोनोपोली बिजनेस देखते हैं। तो फंडामेंटल जो एनालिस्ट होते हैं वो मोनोपोली बिजनेस देखते हैं, मतलब उसके कॉम्पिटिटर्स कम होनी चाहिए और उसका बिजनेस भी दम। जैसे IRCTC कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, टिकट तो भाई वहीं से बुक करनी है, कहाँ से बुक करोगे, कहीं से भी दूसरे भी करोगे तो भी वो तो IRCTC रूट होगी, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ना। आप कोई ड्रग्स है, जैसे कोई कैंसर ड्रग बना रहा है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, 1-2 कंपनीज जो कैंसर ड्रग्स में उनका मार्केट शेयर उन 2-3 कंपनीज़ का 70-80% है, तो वो मोनोपोली हो गया उनका, कोई और बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि पेटेंट है, अगले 10 साल तक वो ड्रग कोई नहीं बना पाएगा, तो उनका पेटेंट हो गया। तो इस तरीके से जो होता है मोनोपोली बिजनेस, मतलब उनके मार्केट लीडर्स या मार्केट शेयर में उनका काफ़ी उस किसी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा है, तो वो एक तरीके से अब जियो हो गया, जियो भी एक मार्केट लीडर ही बन गया था, अभी थोड़ा सेचुरेट हो रहा है, अभी एयरटेल वापस ले रहा है उसका पोजीशन धीरे धीरे। बट वो भी एक जियो का जो वैल्यूशन, तो रिलायंस को उसके बहुत फ़ायदा, कि रिलायंस का वैल्यूशन भी उससे काफ़ी ऊपर आ गया है ना कंपैरेटिवली। अब जब आप देखोगे कि जो पेट्रोलियम में भी है, वहाँ पे भी मोनोपोली बिजनेस है, 3-4 पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, तो जब भी वो डिप होता है, बट क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर, इसलिए वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो भी रहता है कि मोनोपोली चाहिए और गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं। IRCTC थोड़ा ऑटोनॉमस है। अब हम बाकी इसमें जाएंगे जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा है, आपका सेल हो गया, आपका ये हिंदाल्को हो गया, या बाकी चीज़ हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट्स है वो री इन्वेस्ट नहीं होता, वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिविडेंड को, गवर्नमेंट ले लेती है, ये ले लेती है, वहाँ ले लेती है, और उनके ऊपर बर्डन डाला जाता है। तो वो जो है वो बिज़नेस नहीं रन कर रहे हो ना, वो संस्था हो गई। वो डिफरेंस बिज़नेस और संस्था में डिफरेंस है। वो सरकारी संस्था है, जो मोनोपोली बिजनेस है वो प्रॉफिट रीजनरेट करके अपने ग्रोथ रेट्स को मेंटेन कर रही है, और मोनोपोली अपना मोर और लेस मेंटेन रख रही है मार्केट में। बाकी प्लेयर्स भी आए तो भी वो अपने नए नए कुछ नीश प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। इसीलिए आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट सरकारी कंपनीज़ है और बाकी कंपनीज़ में बहुत फ़र्क होता है इंटरेस्ट, है ना। तो निफ्टी 50 इसलिए बेस्ट होता है कि वहाँ पे आपको सबसे बढ़िया आपको एक मिल जाएगा, और उसके बाद आपको अगले से जाता है निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है ना। तो वो एक तरीके से जो कंपनीज है जो निफ्टी में आगे चल के शायद इंक्लूड हो सकती है उनमें से, है ना। जैसे रिजर्व्स है, अब इंडियन टीम में जाते हैं तो हम अगर 11 प्लेयर्स हैं और हम 5-6 रिजर्व्स भी लेके जाते हैं, तो वो रिजर्व्स है। यहाँ से कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है निफ्टी 50 में से, उसको बाहर करो टीम से और नया वहाँ से लेके आओ। तो मोनोपोली बिजनेस जो होता है, मोनोपोली बिजनेस इज़ व्हाट इन्वेस्टर्स या फंडामेंटल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो देखते हैं, राइट। बट हमारा जो है अभी ये सब टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है कि फॉल और नॉर्मल इसमें कैसे करना है, क्योंकि वो फिर करो तो और 20-25 घंटा बहुत सारा टॉपिक उसमें आ जाता है, और वो इस तरीके से एकदम सिखा भी नहीं सकते, है ना। तो इन्वेस्टिंग पे भी अभी हमारे पास काफ़ी अच्छे 2-3 कैंडिडेट्स हैं जिनके फादर ने काफ़ी अच्छे किया, और वो भी अभी फुल टाइम कर रहे हैं। बट तो हम
इन फ्यूचर भी हम लोग सोच रहे हैं कि उस पर एक विल बी लॉन्चिंग एक नॉलेज शेयरिंग वगैरह, बट वो व्हेन दीज गाइज आर कंफर्टेबल तभी वो करेंगे, है ना। तो वो लोग प्रिपेयर, काफ़ी कंटेंट भी उन लोगों ने कुछ बनाया है, बट वो फ्यूचर में जब होगा तब विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज। तो सेशंस विल ट्राई टू टेक इट वहाँ पे। अब मार्केट का जो देखेंगे, क्रैश हिस्ट्री देखेंगे, कोई भी मार्केट है अपना नहीं, जो भी एक मैच्योर अच्छा मार्केट्स है यूएस के, यूरोप के, वहाँ पे आप देखोगे तो टॉप से आप देखोगे मैक्सिमम फॉल जो आया है 60% है। और ये जो फॉल है हर आप देखोगे 8 से 10 साल में एक बार आता ही है। 2008-9 में आया, उसके बाद अभी 2020 में, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, उससे मैटर नहीं, है ना। और ये 10-10 साल में 2000 से बाद ये 1999 2000 के बाद 2008, ये अब 10 साल के पहले हो गया। तो यहाँ पे उसने 1 साल कम कर दिया, तो यहाँ पे 1 साल बढ़ा दिया, है ना। 2008 के बाद तो 12 साल हो गए। 2000 यू कैन से 8-9 में क्रैश आया तो 2020 में क्रैश है, राइट। तो वही 8 से 10 साल के साइकिल में एक बड़ा क्रैश आता है जहाँ पे 60% फॉल होता है। और ये जो है ये मार्केट का एक तरीके से गोल्डन पीरियड होता है इन्वेस्टर के लिए। अब उसका रीज़न क्या होता है ना। एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे चार्ट के थ्रू, है ना। ये पीरियड में ही असली पैसा जो इन्वेस्टर का रहता है बहुत, अगर वो अच्छे से वहाँ पे मार्केट में पेशेंटली खेले तो बहुत अच्छा उसको रिटर्न मिलता है। अब रिटर्न का पूरा जो गेम होता है वो बेस का होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मार्केट गिर रहा है 12,500 में और वो नीचे आ रहा है यहाँ पे 40%, एक कोविड के टाइम पे भी टॉप से जो है हम लोग 40% के अराउंड गिरे थे, विच इज़ डेफिनेटली काफ़ी सब्सटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 40% फॉल, है ना, यू कैन सी, तो काफ़ी सब्सटेंशियल है। 40%, 35% के ऊपर जो भी होगा मतलब बहुत बड़ा फॉल होगा। वो 40 गिरेगा, कहीं 50 गिरेगा, वो अपने मर्ज़ी से गिरेगा। बट जब वो इसी बेस से 7500 से ऊपर जाता है, जब 12,000 से गिरा तो 40% लूज़ हुआ, बट 7,500 से वापस जब 12,000 पे गया तो 65% गेन हुआ। तो ये जो रहता है ये बेस का डिफरेंस है ना। तो इसीलिए आपका इन्वेस्टिंग में आपका एवरेज जितना लोअर एंड पे रहेगा उतना ही आप जब मार्केट ऊपर जाएगा आपके परसेंटेज वाइज रिटर्न रहेगा। अगर किसी ने नॉर्मल SIP बनाया है ना, मार्केट साइकिल के हिसाब से नहीं, नॉर्मल SIP बनाया, तो उसके लिए कैसा रहेगा, उसका SIP का एवरेज या कहीं रहेगा, पकड़ लो एकदम मिड लाइन 7.5, मतलब आपका पकड़ लो 10.5, यहाँ पे पकड़ लो। उसके लिए जो रिटर्न है यहाँ से हम यहाँ पे करें उसके लिए 60% रिटर्न है ना, जो कि एक सिंपल है। कोविड के बाद ही उसने SIP चालू कर दी टॉप से बॉटम तक। और यहाँ पे एक अज्यूम करते कि ये पूरे फॉल में यहाँ का एवरेज हो गया आपका, एक जस्ट एक अजम्पशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हो जाएगा, बट हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बट किसी का अगर वहाँ पे एक तरीके से उसने लोअर हाफ पे ज़्यादा अगर वहाँ पे इन्वेस्टिंग की है और उसका एक 1000 पॉइंट नीचे एक एवरेज जा रहा है, ज़्यादा नहीं 1000 पॉइंट नीचे, तो यू कैन सी वो इससे 15% ज़्यादा उसको बीट कर रहा है, राइट। ये जो डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस मैटर करता है कि आप बाकी पब्लिक जो रिटर्न कर रही है वो नॉर्मल जो वेल्थ बना रही वो है, या फिर वो अगले 20, 25 या 30 साल में ऐसे 3-4 मार्केट साइकिल मिलेंगे, हर बार 15, 45% बहुत बड़ी चीज़ होगी, है ना। तो वो लॉन्गर टर्म में काफ़ी बड़ा गेम खेलता है और ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है इसी तरीके से वो करते हैं। अभी आप देखोगे उन इन्वेस्टर्स को, अब वॉरेन बफे हो गए, राकेश झुंझुनवाला, अब ये इस लेवल पे पहुंच गए कि ये सब वो उनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है। अब उनको पहले पता है कि वो क्या है, तो वो अलग गेम खेलते हैं। अब वो प्रेशराइज़ कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि हमारे हिसाब से डिसीजन लाओ, है ना। अब वो प्रेशराइज़ कर सकते हैं एक तरीके से गवर्नमेंट को कि ये पॉलिसी लेके आओ, तो अब वो अलग गेम खेलते हैं। बट इनिशियली तो नहीं प्रेशराइज़ कर सकते थे। तो जो ये वाला टाइप ऑफ मंथली SIP से बेटर स्मार्ट SIP जो हम बोलेंगे, स्मार्ट मंथली SIP अगर आप वो करोगे तो बेटर रहता है। तो अब वो किस तरीके से किया जाता है ना। अब हम हमेशा पूछते हैं मार्केट अब इन्वेस्ट करें, अब इन्वेस्ट करें, अब इन्वेस्ट करें। मार्केट के जो छोटे साइकिल्स होते हैं, है ना, अब हम स्मॉल साइकिल्स देखेंगे तो मार्केट के जो ये तो बड़े साइकिल्स हो गए, अब जो छोटे छोटे स्मॉल साइकिल्स हैं जहाँ पे मार्केट अराउंड 30% के अराउंड या 20 से 30% के अराउंड गिरता है, ये हर आपको 3 से 5 साल में मिलते हैं,
यहाँ मार्केट इतना करेक्ट होता है। 60% तो बहुत है, बट 20 से 30% आपको 3 से 5 साल में मार्केट एक करेक्शन आता है ना। यहाँ पे देखो 2004-05 में आया, फिर यहाँ पे देखो 2006-07 में आया है ना, फिर यहाँ पे देखो ये तो फॉल आई है 2008-09 के बाद 11-12 में आया, फिर यहाँ पे देखो 2015 में फॉल आया इतना रैली करने के बाद, फिर अगेन यहाँ पे एक फॉल आया विच इज़ अराउंड 2018-19 में आया है ना, 15 के बाद 18-19, और उसके बाद फिर कोविड का फॉल। तो हर एक इसमें आपको 20% से 30% के अराउंड के फॉल एवरी 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स में मिल जाते हैं, जो कि एक सब्सटैंशियल है, काफ़ी अच्छा है। अगर हम 10 साल भी अगर देखें तो हमें ऐसे हम ये दो मार्केट, ये एक दो ऐसे साइकिल और एक ऐसा साइकिल हम कैप्चर कर पा रहे हैं, है ना। तो ये एक तरीके से वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अगेन। तो अब हमें ये तो नहीं पता रहेगा 60% कब आएगा, है ना, प्रैक्टिकली हमें सोचना है, वो तो किसी को नहीं पता रहेगा 60% गिरेगा कि 30% गिरेगा, वो नहीं पता रहेगा। सो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट अगर एक तरीके से ये 20% का उसका ऑल टाइम हाई जो भी मारा है उसने, निफ्टी ने मारा है, तो ये 20% का उसका एक रेंज है। तो जब तक यहाँ पे नहीं आएगा फ्रेश इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करे। और ये निफ्टी ETF और उनकी बात हो रही है, जो टॉपिक है ये मिड कैप स्मॉल कैप में अप्लाई नहीं होता है ना, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स अलग चलते हैं। और ये क्योंकि वो 80% तक गिरते हैं, 90% तक गिरते हैं, बट ये क्वालिटी स्टॉक्स की ही बात हो रही है इन्वेस्टिंग केस में। उसमें करना है तो वो फिर अलग टॉपिक है, वो बाद में फिर थोड़ा बहुत स्पेशल टॉपिक हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा फिर चीज़ें रहती है, बट वो अपने स्कोप से बाहर है अभी। तो यहाँ पे जो चीज़ें 20% है, तो यहाँ पे आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है, लेट से आपको 1 लाख, अगर हम मान के चले 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख इन्वेस्ट करना है, निफ्टी ETF भी आप बाय कर सकते हो, है ना वो चीज़। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा आपको जितना है 1/3 अमाउंट बल्क में आपको इन्वेस्ट करना है। 10 लाख है तो 3.5 लाख, 3.5 पकड़ लो, आपने इन्वेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे 3.5 इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद मार्केट जब तक इसके नीचे रहेगा, नेक्स्ट जो रहेगा अपना नेक्स्ट क्या है, टॉप से अराउंड 30%, वो लेवल आ गई 13,000, तो उतना जो है आपको दिखेगा, है ना। 13,000 के आसपास आ रही है, एकदम 13,000 नहीं, 13,300 400 13,000 के आसपास आ रही है, तो चल जाता है ये वाला रॉकेट। यहाँ पे अब जब इसके नीचे मार्केट रह रहा है 15,000 के नीचे, आप मंथली SIPs वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। कैसे मंथली SIP स्टार्ट करनी है, जब ये लेवल के नीचे रहेगा, समझ लीजिए आपका 3.5 लाख है, अब उसको डिवाइड कर दो, बचा कितना 6.5 लाख। अब 6.5 लाख को डिवाइड करो, कितने में डिवाइड करेंगे अपन, 12 महीने में डिवाइड करो। मार्केट जनरली 3-4 महीने में बियर साइकिल कंप्लीट कर देता है, 12 महीने में डिवाइड कर लो तो 50,000 के अराउंड पकड़ लो, एक अप्रॉक्सीमेट पकड़ लेंगे, उसके अराउंड आ रहा है 50,000 EMI। तो हर महीने जब तक मार्केट 15,000 के नीचे है, हर महीने वहाँ पे 50K इन्वेस्ट कर दो। अगर ये यहाँ पे 13,000 के अंदर आया, जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है 30-35%, वो आप उसका अगर 10 लाख है, 3.5 हमने इन्वेस्ट कर दिया, कुछ SIP में हमने इन्वेस्ट कर दिया होगा, ये अगर 3-4 महीने बाद आ रहा है तो 70-80% आपका यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए जब ये यहाँ पे आए। अब इसका ये रहेगा कि आपका एवरेज यहाँ पे कहीं आ जाएगा। एवरेज मतलब कहाँ आ जाएगा हमारा, जब मार्केट टॉप से अराउंड इधर की एवरेज आ जाएगा 24% नीचे, राइट। समझ लो मार्केट अगर गिर रहा है किसी वक्त 60% भी अगर वो गिर रहा है, वो 10 साल में वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिनारियो, वो हर 3-4 साल में होना मुश्किल है। तो 60% अगर ये गिर रहा है तो पकड़ लो यहाँ पे, मतलब वो आ रहा है 58 7,000 पे हुआ है ना। अब यहाँ पे 70% का आपका इन्वेस्टमेंट है 14,000, है ना। अब आपका जो 30% बाकी है, ये क्या है, वो आप अपना डालो, पड़े रहने दो लिक्विड फंड FD में या फिर डेप्थ फंड्स में, वो आपको देते रहेगा 6-7% का रिटर्न आपको मिलता रहेगा, है ना। अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो वो जो 50% के अराउंड अगर मार्केट आ रहा है 40% के नीचे, 40 to 60 का रेंज होता है, 40 to 60% का ब्रैकेट होता है कि एग्जैक्ट 60% टच नहीं करेगा। जैसे ही 40% के नीचे आ रहा है, ये पूरा अमाउंट आपका बल्क में वहाँ पे भी जा रहा है ना। एक मिनट,
ओके, तो आपका यहाँ पे पूरा जो अमाउंट है वो बाकी का पूरा अलोकेट हो गया, और बाकी का है 70-80% अलोकेट किया, बाकी का 20-30% आपने डेट फंड्स में आप डाल सकते हो या लिक्विड फंड में डाल सकते हो, एफडी बना सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए। तो इस तरीके से अलोकेशन वहाँ पे होता है। और 50% से 40% से ज़्यादा मार्केट गिर रहा है तो कंप्लीट अलोकेशन पूरा इक्विटी में अलोकेट होता है। आपको बाकी किसी इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 40 से 60% अगर मार्केट आ गया मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी वो आपको। अब जब मार्केट जाएगा, अब जैसे हम एवरेज देखेंगे तो आइडियली हमारा एवरेज मैक्स टू मैक्स जो रहेगा, अगर हम देखेंगे कि आपने एक अज्यूम किया है कि 70% हमने डाला है, तो पकड़ लीजिए 14,000 पे एवरेज वो हो गया, और 30% डाला है अगर मार्केट गिरता है तो, है ना। 40% ये आ गया अपना यहाँ पे 11,000 पे, 30% अपना 11,000 पे, तो आपका ये हो गया 3,300 और 9,800 के अराउंड। और आपका जो एवरेज वहाँ पे होगा अराउंड, तो अराउंड 9, 10, 11, 12, तो आपका एवरेज मोर और मोर लेस यहाँ पे आएगा 12.5, 13 के अराउंड मैक्सिमम 12.5, 13 के अराउंड आपका एवरेज वहाँ पे आएगा। नहीं ज़रा तो आप 12.5, 13,000 अपना मैक्सिमम एवरेज आया आपका, 13,000 के अराउंड आपका एवरेज आ गया। मतलब अपना एवरेज जो है इक्विटी मार्केट में अराउंड 30% फ्रॉम द टॉप, 30% नीचे आपका एवरेज आ गया, राइट। अब इसके नीचे अगर 40% के नीचे मार्केट जा रहा है तो आपने तो 10 लाख इन्वेस्ट करने वो डाल दिए, है ना। अब बाकी का जो SIP है 40% के नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो मंथली हम डेफिनेटली कुछ अर्न कर रहे हैं। तो जितना भी SIP हमने यहाँ पे किया है 20 से 40% के ब्रैकेट में, है ना, उससे नीचे अगर जा रहा है 40 to 60%, तो SIP को आप 2 into या 3 टाइम्स मंथली कर सकते हैं जब तक वो 40% के नीचे रहता है। SIP को आपको डबल ट्रिपल करना है, क्योंकि वहाँ पे फिर और एवरेज को पुश करेगा, राइट। और सेकंड जो है 20 to 40% के रीच में रखा है तो 1 into SIP आपका चलने दे सकते हैं, 1 into या 2 into डिपेंडिंग कि आपको कैसा करना है। अगर यहाँ 2 into कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 into करना पड़ेगा, अगर यहाँ 1 into कर रहे हैं तो यहाँ 2 into करना पड़ेगा, ठीक। तो उसमें जो SIPs है यहाँ पे जो 20% तक मार्केट जो गिर रहा है, यहाँ पे हम लोग कोई SIP नहीं कर रहे, नो SIP, और कुछ भी नहीं कर रहे। मार्केट आता ही है कहीं ना कहीं गिरना, ऐसे थोड़ी है कि वो चलते रहेगा, है ना, वो परसेप्शन होता है। आप 30 साल का हमने देखा है मार्केट हमेशा 3-4 साल में गिरता ही गिरता है। प्रॉफिट बुकिंग भी तो कोई नाम की चीज़ है ना कहीं तो लोग निकलेंगे। यहाँ पे कोई SIP, ये नो SIP होता है, ऐसे नो ट्रेड जोन होता है, नो इन्वेस्टिंग जोन होता है। 20% से 40% आपका 1/3 यहाँ पे, और SIP आपका चालू हो जाता है जब तक वो 20% के नीचे रहता है। यहाँ पे भी आपका 1/3 और SIP चालू है अपना। 30% पकड़ लीजिए, 30% के नीचे मार्केट जा रहा है, 40 भी नहीं, 30 पकड़ लीजिए, आपका SIP आप 2 into 3 into कर लीजिए। 30% के नीचे जब तक वो रहेगा, 40% पे जा रहा है तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका डिप्लॉय हो रहा है, और उसके नीचे 30% के नीचे जो भी SIPs है ऊपर की है वो डबल हो रहा है। मार्केट अगर कभी 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना रहे, चल 1 साल, 2 साल रहे, बहुत बढ़िया है वो, है ना। क्योंकि उसके बाद जब वो राइज़ होगा, जितना देर वो रहेगा उतना ही आपका एवरेज वो नीचे नीचे पुल करते रहेगा। जैसे कोविड के टाइम पे तो वो हार्डली 1-2 महीने रखा है, तो बल्क इन्वेस्टमेंट है, SIPs करने को ज़्यादा उसने मौका दिया नहीं, 1-2 महीना दिया तो एवरेज वो ज़्यादा नीचे पुल नहीं कर पाया, है ना। बट रिटर्न तो उसने इतने मतलब फिर अलग ही लेवल पे दिए, तो वो छोड़ो, वो उसका एवरेज फिर यहाँ वहाँ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो पीरियड है सबसे ईजी था लोगों के लिए पैसा कमाना, है ना। जिसने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया, यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया, यहाँ पे भी सबने पैसा कमाया। बट जो एवरेज का डिफरेंस वही है, 15-20% का डिफरेंस बहुत हो जाता है आपका वहाँ पे। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा वो मिक्स अ बिग डिफरेंस फॉर यू। तो SIP जैसे करनी है, नो SIPs हो 20% तक, 20 से 40% 1 into 2 into SIP, 40-30% के नीचे
आपका जो है वो ऐसे भी आपका डबल ट्रिपल होनी चाहिए और सेम ऐसे होना चाहिए। फिर जैसे आपका ये लाइन के ऊपर आ रहा है मंथ एंड पे SIP 1 करो, इसके ऊपर जा रहा है SIP 1, सिंपल बात। ज़बरदस्ती पैसे वो पैसा डेट फंड में डालो, यहाँ डालो, और मार्केट में उसको एवरेज को ऊपर मत लेके जाओ, है ना। तो आपका जो रहेगा व्हाट यू कैन से व्हाट इज़ द टारगेट, आपका इनिशियल टारगेट विल बी ऑल टाइम हाई, बराबर। ऑल टाइम हाई टारगेट रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर हमारा एवरेज यहाँ का ही है 12,000 13,000 पे कुछ तो भी, और ऑल टाइम हाई पे मार्केट जा रहा है, वी आर अर्निंग 45% रिटर्न्स ऑन आर कैपिटल। 45% मतलब मार्केट 2 साल में जा रहा है, तो जो मार्केट आपको 4 साल में आपका CAGR रहता है वो आपको 2 साल में वहाँ पे मिलेगा। 45% हम उसको करेंगे। अब यहाँ पे जब भी मार्केट आता है ऑल टाइम हाई पे, तो प्रॉफिट बुकिंग का अपना एक टाइम आता ही है ना। तो क्योंकि आपको 45% रिटर्न मिला है ऑलरेडी, तो जितना भी आपका कैपिटल है ये वो आप निकाल सकते हो, प्रॉफिट रहने दे सकते हो, या और जब तक मार्केट हायर लो वीकली में फॉलो करेगा, वीकली में भी वो हायर लो फॉलो करेगा ना, ऐसा हायर लो जब तक वीकली में फॉलो करेगा तब तक आप ट्रैक रहने दे सकते हो। अगर यहाँ पे भी नहीं निकालना है तो रहने दे सकते हो। यहाँ पे आप जो जितना प्रॉफिट दे रहा है 45% प्रॉफिट है वो विड्रॉ कर सकते हो और कोर कैपिटल को जाने दे सकते हो। और जब हायर लो वो ब्रेक करेगा तब आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होगी, ये प्रोसेस पूरी रिपीट होगी। अब उसमें अगर मार्केट को रैली करना है तो हायर लो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत बड़े साइकिल्स होते हैं। अब हम वीकली में जाएंगे तो यू कैन सी काफ़ी बड़े साइकिल्स है। इसको हम हाइड कर देते हैं। वीकली में काफ़ी बड़े साइकिल्स होते हैं। अगर उससे भी बड़े साइकिल फॉलो करने हैं तो मंथली जो साइकिल होते हैं वो एक काइंड ऑफ सबसे बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट होते हैं, है ना। वो आप देखो मंथली साइकिल मार्केट ब्रेक कर रहा है तो वो साल में फिर वो थोड़ा डेड ही रहा है बहुत, बट इसका बहुत बड़ा रिस्क फिर आप मतलब एक तरीके से कभी कभी मंथली साइकिल टूटने में एकनाशी में बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए वीकली साइकिल बेटर है। बट मंथली साइकिल्स में जब भी मार्केट हायर लो अपना ब्रेक होता है तो आपको देखना है कि आपको वो इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो हमने बात की है 30% वाली, मिलनी है, गारंटीड है। और वो 30 मिलेगी कि 60 मिलेगी वो मार्केट डिसाइड करेगा, वो हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे। बट इतना 25-30% तो मिलना गारंटीड ही होता है, राइट, उतना मिल ही जाता है हमें। तो मंथली साइकिल का अगर ये ब्रेक हो रहा है तो वो आप कर सकते हो कि मंथली साइकिल अगर ब्रेक कर रहा है तो वो यहाँ तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है ना। जैसे यहाँ पे यह भी 30% उसने किया, यहाँ पे ब्रेक किया वापस 30%, तो वो एक तरीके से आपको यहाँ ब्रेक किया तो 60%। ये 30% 60% साइकिल में मंथली साइकिल जो एकनाशी हायर लो है मोर और लेस मार्केट डिस्टर्ब करता है। और एक बार हम प्रॉफिट में आ गए तो वीकली में आप उसको कर सकते हो। वीकली में आप हायर जब तक ऑल टाइम हाई टच नहीं करेगा, वो टारगेट ही है, तब तक निकालना नहीं है पैसा। ऑल टाइम हाई टच करेगा तो 45% देगा मार्केट, और उसके ऊपर अगर जा रहा है तो आपने प्रॉफिट निकाल लिया तो कैपिटल से आप जाने दो उसको जब तक वो आपका हायर लो ब्रेक नहीं करता। अगर वो हायर लो ब्रेक करेगा वापस वो प्रोसेस रिपीट करो, है ना। और एक तरीके से वापस मार्केट 2-3 साल बाद वापस गिरेगा, वापस उसको करो। अगर वो जा रहा है ऊपर तो बढ़िया है, जाने दो उसको। आपका जनरली अगर समझ लीजिए मार्केट बहुत बार उसमें ऐसा भी रहता है, थोड़ा साइडवेज रहता है कि आपका ब्रेक करेगा वीकली में, है ना, थोड़ा सा, और बाद में फिर थोड़ा सा और बेस बिल्डिंग के बाद उसके बाद री इन्वेस्ट करना है, सिर्फ कैपिटल जितना, प्रॉफिट नहीं, जितना कैपिटल आपने री इन्वेस्ट करना है तो वो आपका एक तरीके से बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेकआउट दे रहा है निफ्टी, फिर आप वापस जो कैपिटल है अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक पे निकले भी हो, बेस बिल्डिंग का करना है तो वो कैपिटल वापस आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। बट वापस स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया उसने सेकेंड टाइम, फिर अपने को वापस निकलना है और वो प्रोसेस रिपीट करनी है। 20% गिर रहा है तब से फिर कैपिटल अलोकेशन स्टार्ट करनी है, तो वो नो SIP जोन हो जाएगा। मतलब ये आपका नो SIP जोन और ये आपका इन्वेस्टिंग का टायर 1 20 से 30%,
फिर आपका 30 से 40% आपका होता है टायर 2। यहाँ पे SIP आपके पकड़ ले, अगर सिंपल करें तो 1 इंटू, या SIP कर लो 2 इंटू, और 40 से 60% अगर हम करेंगे ये इन्वेस्टिंग का होता है टायर 3। सबसे बेस्ट सिनेरियोस जो मिलते हैं, या SIP करो 3 इंटू। और यहाँ पे इन्वेस्टिंग अगर करना है ये 1/3 इस रीजन में, जैसे 30% आ गया यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे कंप्लीट 40 के नीचे जाएगा तो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट, और SIPs भी जो है वो इस तरीके से हो जाएगी। तो अलोकेशन जो कैपिटल का है वो इस तरीके से होना चाहिए, SIP भी आपकी इस तरीके से जानी चाहिए। ये एक तरीके से आपको नाउ यू विल बी थिंकिंग एज अ प्रॉपर इन्वेस्टर एंड नॉट एज अ गैम्बलर बोलता है वो कहीं से भी बाई करो, उसको लगता है कि ऊपर ही जा। अब बहुत लोगों ने लास्ट फरवरी, अक्टूबर, मार्च या जहाँ पे भी बाई किया होगा ये मंथ, अब उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको अब इन्वेस्टमेंट 30-40% लॉस में। गलती मार्केट की नहीं है, वो ऑलरेडी 300-400% रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब क्या मतलब है ना। तो वही चीज़ हो गई है कि आप ऑलरेडी खाना अभी आपने बनाया है, आप उसको 10 दिन बाद बोलोगे कि मेरे को खाना है, तो वो आपका पेट खराब ही करना है, क्योंकि 10 दिन में वो अभी बासा हो गया। सिमिलरली इन्वेस्टिंग भी है, टाइमिंग का खेल है। बहुत रिटर्न आने के बाद निफ्टी में कोई यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहा है 17-16 हज़ार में, तो वो कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट। तो हमें उसके हिसाब से प्रॉपरली आपको डिसाइड करना, ठीक। तो दिस वाज द टॉपिक। और क्वालिटी कई बात की हमने, मिड कैप स्मॉल कैप की बात नहीं की है, राइट। और एक चीज़ आपका रहता है बेसिकली, आपको उससे भी देखना है साइकिल्स आपके, तो आपकी ये फंडामेंटल एनालिसिस का होता है। ये निफ्टी पी रेशियो आप डाल सकते हो। जब भी निफ्टी का पी रेशियो आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, निफ्टी पी रेशियो, बहुत सारे आपको वेबसाइट्स वगैरह मिलेंगे। निफ्टी पी रेशियो डालोगे तो ये टॉप की आ जाएगी, निफ्टी पी रेशियो, ये निफ्टी पी रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, है ना। तो ये थोड़ा फंडामेंटल का भी देखना है वहाँ पे क्या है, बट वो परसेंटेज में ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, देखते हो, इसको समझने की ज़रूरत नहीं, बट ऐसे ही देखना है। तो अभी निफ्टी का पी रेशियो 20 के अराउंड है। अब जब वो नीचे आएगा तो 20% गिरेगा तो 17 के अराउंड आ जाएगा, और 17-18 के अराउंड आएगा, है ना। तो निफ्टी का भी हम देखेंगे, अगर पी रेशियो आपका 15 के नीचे, 15 से मतलब 18 के नीचे जा रहा है तो आपके लिए एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो, है ना। 15 तक मतलब वही 30-40%, मतलब वो परसेंटेज के हिसाब से ही है, वो एक ही बात हो जाती है। तो 12 के नीचे मतलब समझ लीजिए कि 40-50% मार्केट गिर चुका है। और निफ्टी जब ऊपर जाता है तो वो एक तरीके से, अब जब 12 के नीचे गया तो आपका यू कैन सी, जो हमने रिटर्न्स की बात की है, 39% आपको एनुअलाइज रिटर्न चाहिए। आपको 3 ईयर्स में मार्केट उतना उस तरीके से दे रहा है एनुअलाइज्ड, दिस आर द एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, इसीलिए 10 साल में 17% एनुअलाइज। अब निफ्टी देता है 12% एनुअलाइज्ड। अब ये सिंपल अगर हम इक्वेशन से भी देखेंगे, है ना, जो परसेंटेज है, तो आपका एनुअलाइज रिटर्न 16 से 17-18% हो रहा है, राइट। तो वो बहुत मैटर करता है डिफरेंस। और मार्केट के अप साइकिल में प्रॉफिट बुक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्रॉफिट मार्केट ने दिया 45%, आपने 10 लाख डाला, आपको 4.5-5 लाख का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट निकालो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो मेन चीज़ है, और मार्केट अगर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका विक्स। कभी भी आप देखोगे कि आपका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 25 के ऊपर कभी भी जा रहा है, और निफ्टी मतलब मेन चीज़ आपको 2 वार्निंग साइन है, ये 25 के ऊपर जा रहा है वो विक्स, और वीकली निफ्टी अपना वीकली स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है। ये दोनों अगर हो रहे हैं तो आपके लिए वार्निंग साइन है कि मार्केट वहाँ पे एक तरीके से क्रैश होने के लिए रेडी हो रहा है। तो कहीं भी आप देखो 2015 के अराउंड यहाँ पे जब भी मार्केट एक तरीके से क्रैश हुआ, 2000 यहाँ पे 13 में वगैरह ये ऊपर आया तब क्रैश हुआ। 2014 में तो इलेक्शन ही था, क्रैश नहीं हुआ। तो विक्स और वीकली स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। तो ये विक्स ऐप है, 15 में यहाँ पे क्रैश हुआ आपका, यहाँ पे 15-16 के अराउंड वहाँ पे आया। फिर नेक्स्ट अपना इलेक्शन थे 2019 में वापस आया, बट परसेंटेज भी गिरना चाहिए, ऐसे नहीं कि विक्स ऊपर जा रहा है। और विक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट वीकली हायर लो ब्रेक कर रहा है, तो डेंजर। और कोविड में तो 80-90 चला गया।